पता तो सबको रहता है ना क्लास का, क्योंकि डेली 7 बजे होती है। एक ही आंदोलन। देखो, एक ही आंदोलन में हमें पढ़नी है चीजें। तो एक ही आंदोलन में कौन कौन सा पॉइंट है जिसे पढ़ना है? सबसे पहली तो जैसे भगत आंदोलन में हमें गोविंदगिरी के बारे में जाना था, सेम टू सेम ऐसे ही हमें मोतीलाल तेजावत के बारे में जानना है, क्योंकि जो एक ही आंदोलन है ये मोतीलाल तेजावत द्वारा चलाया गया है। दूसरी बात यह, शब्द आंदोलन ही एक ही है तो एक ही का अर्थ होता है एकता। आदिवासी क्षेत्र में इनके द्वारा एकता, भाईचारा, बंधुत्व इसको जागृत करना था, क्योंकि इन्हें लगता था कि इस क्षेत्र में इस चीज की कमी है जिसके कारण ये इनका पिछड़ापन आगे आता है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो सबसे पहली बात आती है, एक ही आंदोलन चलाया किसने था? तो देखो, इसमें बात करें कि इसका नेतृत्व करता है, एक ही आंदोलन का नेतृत्व करता, और एक ही आंदोलन का जो नेतृत्व करता है इसको हम पढ़ेंगे तो नेतृत्व करता है मोतीलाल तेजावत। हमें मोतीलाल तेजावत के इर्द गिर्द सारी चीजें पढ़नी है। पहले हम मोतीलाल तेजावत जी का पूरा स्टेटमेंट जान लेते हैं कि तेजावत जी का क्या रोल है, कहाँ जन्म हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। कैसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कब हुआ ये पढ़ सकते हैं। देखो, मोतीलाल तेजावत में अगर हम बात करेंगे तो कि देखिए, सबसे पहली बात आती है मोतीलाल तेजावत को लेकर, इनका जन्म, कि मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ। और जन्म का स्टेटमेंट ये है कि इनका जन्म हुआ है कोल्यारी गांव। एक गांव है कोल्यारी गांव, कोल्यारी गांव है, और कोल्यारी गांव है जाडोल उदयपुर में। कोल्यारी गांव है जाडोल, और जाडोल नाम की जगह है उदयपुर। और इनका जन्म हुआ था 1886 में। देखो, इसमें मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्यारी गांव में हुआ है। कोल्यारी गांव कहाँ है? आप मुझे बताइए, उदयपुर में कोल्यारी गांव और किस चीज के लिए फेमस है, आपको पता है? क्यों प्रसिद्ध है? कोल्यारी गांव दो घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। एक, मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ है, और दूसरा, कोल्यारी गांव इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप घायल अवस्था में इसी गांव में जाकर शरण लेते हैं, यही ट्रीटमेंट करवाते हैं, इसलिए कोल्यारी गांव फेमस है। इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मोतीलाल तेजावत कौन से ठिकाने से थे? तो इनका ठिकाना आपको ध्यान रखना है। एक, इनकी कास्ट। अच्छा, मुझे बताओ, गोविंदगिरी की कास्ट कौन सी बताई मैंने? कौन सी थी? बंजारा। इनकी कास्ट है ओसवाल। इनकी कास्ट थी ओसवाल। और ये ओसवाल जो होता है वो जैन समुदाय में होता है। जैन समुदाय में एक जाति होती है ओसवाल। दूसरी बात आती है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने के अंतर्गत आते थे? ये ध्यान रखना, ठिकाने तहसील के रूप में परिवर्तित हो गए, ठिकाने तहसील बन गए हैं। तो यहां उदयपुर की एक तहसील है, कौन सी है? झाड़ोल। तो इसके अलावा आपको ये क्वेश्चन आता है कि बताइए इनका ठिकाना कौन सा था? तो ठिकाना था, जिस ठिकाने के अंतर्गत आते थे, ये था झाड़ोल। झाड़ोल, इस ठिकाने के अंतर्गत इनका पूरा इलाका आता है। दूसरी बात यह आती है कि इनके बारे में यह ध्यान रखना, इनके उपनाम, या पे मान लीजिए उपाधि, कि इनको क्या क्या उपाधियां दी गई हैं मोतीलाल तेजावत को। तेजावत जी को उपाधि दी गई है, सबसे पहली दी गई है आदिवासियों का मसीहा। इनको जो पहली उपाधि दी गई है वो दी गई है आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों का मसीहा। एक तो ये कहा गया क्योंकि इन्होंने आवाज उठाई थी यहां के लोगों की। एक कहते हैं बाबजी, एक कहते हैं बाबजी। एक इनको नाम दिया गया है गांधी बाबा का सम्मान्य दूत। गांधी बाबा का सम्मान्य दूत, सम्मान्य दूत। और एक बात और ध्यान रखना, मैंने आपको बताया भाई गांधी बाबा का मसीहा है, सॉरी, गांधी बाबा का सम्मान्य दूत है, आदिवासियों का मसीहा बाबूजी। एक और चीज जो आज तक पेपर में नहीं पूछी गई है, आदिवासी क्षेत्र के लोग इन्हें अवतारी पुरुष और कहते थे, कि इनको एक और नाम दिया गया है अवतारी पुरुष। तो ये इनके कुल नाम हो गए हैं, इन्हें नाम दे दिया गया है अवतारी पुरुष।
इनके द्वारा एक नारा लगाया गया था इस आंदोलन के दौरान। आपको पता है गोविंद गिरी ने गाना गाया था, कौन सा गाना था भाई? ना मानू रे भूरेटिया। और इन्होंने नारा लगाया, ना हाकिम ना हुक्म, ना हाकिम ना हुक्म, ना हाकिम ना हुक्म। अब ये तो इनका पर्सनल डाटा हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंदोलन के रिलेटेड आपको पढ़ना है। कोई ना कोई ऐसी घटना जीवन में होती है जिसके बाद परिवर्तन आता है और उसके बाद हम आवाज उठाने का ठानते हैं। और ये भगत आंदोलन में गोविंद गिरी के साथ ये था, तो उन्होंने आध्यात्मिक चिंतन का प्लान बनाया। और आध्यात्मिक चिंतन के लिए उन्होंने बताते गुरुजी, मैंने आपको एक गुरुजी बताए थे गोविंद गिरी के, राजगीर जी, कोटा बूंदी के अखाड़े के। उनसे मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि तू तो मेरी शिक्षाओं का प्रचार कर दे। फिर इनकी मुलाकात स्वामी दयानंद सरस्वती से हुई। उन्होंने कहा आपके माथे के तेज को देखकर लगता है कि आप सामान्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन आपको सही गाइडेंस नहीं है। मेरा आदेश है आप इस क्षेत्र के लिए काम करें। गाइडेंस सही मिलने के बाद वो व्यक्ति काम करने लगे। ऐसे इनके साथ क्या हुआ, यहां देखिए इनका ठिकाना कौन सा दिख रहा है आपको? ठिकाना कौन सा है? जाडोल। इनके बारे में कहते हैं कि ये जाडोल ठिकाने में कामदार का काम करते थे, यही नौकरी करते थे कामदार की। और यहां कामदार बनके नौकरी करते थे लिखा पढ़ी के। और जब कामदार बने हुए थे तो बताते इस पोस्ट पर रहते हुए ये ठिकानों में गांव गांव गए थे। और इस पोस्ट पर रहते हुए इन्होंने गांव गांव भ्रमण किया। और भ्रमण करने के दौरान इन्होंने देखा आदिवासियों पर हो रहे हैं अत्याचार। आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में देखा कि इनसे अतिरिक्त वसूली की जाती है, अतिरिक्त वसूली की जाती है, जबरदस्ती वसूली की जाती है, इनको इतना टैक्स लिया जाता है कि इनकी आजीविका चलने में संकट है। दूसरी बात, इनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है, बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है, साथ ही साथ इनसे बेगार करवाया जाता है। तो मतलब ऐसा इलाका है जिस क्षेत्र में इन लोगों में जागरूकता की कमी होने के कारण इन लोगों पर बहुत सारे अत्याचार हैं। बंधुआ मजदूरी है, जबरदस्ती कर वसूल रहे हैं, वसूली कर अतिरिक्त वसूल रहे हैं, एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे हैं। बेगार, बेगार का अर्थ क्या होता बताया था मैंने? बेगार मतलब बिना पैसे के काम। ये सारी की सारी चीजें देखी। साथ ही साथ ये माना गया है कि सामंत इनसे दिन रात काम करवाने के बाद कई बार तो पैसे ही नहीं देते थे। और ऐसी सिचुएशन होती थी कि सामंत का मकसद हुआ करता था राजा को खुश करने का। और राजा जो था वो अक्सर दौरे पर आया करते थे ठिकानों के बाद। इन्होंने बताया कि एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी, जब राजा ठिकाने का दौरा करने आता तो 1 महीने पहले ही पता चल जाता था कि ये राजा दौरे पर आ रहा है। तो सामंतों का मकसद होता था कि किसी भी कीमत पर राजा को खुश करके भेजना। तो 1 महीने पहले ही तैयारी करने लग जाते थे, महल को सजाना, जहां रुकेगा उसके लिए खाने पीने सोने की व्यवस्था करना। तो 1 महीने पहले से तैयारी करते थे सामंत। तो इन आदिवासी क्षेत्र के लोगों पर बंधुआ मजदूरी करवाकर चीजों का निर्माण करवाते। 1-1 महीने तक इनके काम, 24-24 घंटे का काम राजा के स्वागत के लिए, और 24 घंटे के काम के साथ इनके गधे पशु सबका यूज करते, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता। मामला ये था कि उन्हें लगता था कि यदि आपको पैसे देंगे तो राजा के प्रति आपका भी कर्तव्य है। तो ऐसी बंधुआ मजदूरी इतनी हो रही थी कि जाडोल में कामदार के पद पर रहते हुए इस मोतीलाल तेजावत को फील हो गया कि लोग कितनी बुरी तरह से पीड़ित हैं और ये आर्थिक स्थिति से इतने कमजोर कर दिए हैं जिनके कारण इनकी मृत्यु यानी खुद ही मर जाएंगे, या फिर ये बताते ये कभी कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए इस व्यक्ति को इतना दुख हुआ कि इसने इस पोस्ट पर रहते हुए 8 वर्ष काम किया और आदिवासी क्षेत्र के अत्याचारों को देखने के कारण इन्होंने इससे रिजाइन दे दिया। 8 वर्ष कामदार का काम किया और त्यागपत्र देकर नौकरी छोड़ दी। और ये बताते इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी अर्जित करने लगा। इसके बाद जाडोल में एक मुनीम था, एक सेठ के यहां मुनीम का काम करने लगा। एक सेठ के यहां एक दुकान पर मुनीम का काम करने लगे। और मुनीम का काम करते करते उन्होंने एक और चीज देखी कि सेठ साहूकार इनको ब्याज पर पैसे देते हैं। एक तो ठिकानेदारी नहीं छोड़ते इन पे पैसा, दूसरा ये सेठ साहूकार इनको टैक्स पैसे देते हैं ब्याज पर, और इतना वसूलते हैं कि इनकी कमर तोड़ रखी है, ये क्षेत्र कभी डेवलप हो ही नहीं सकता। तो इस नौकरी को भी छोड़ दिया। और इस नौकरी को छोड़ने के बाद ये सीधे इस क्षेत्र के उद्धार के लिए लग गए कि मुझे आदिवासी इलाके में जागृति लानी है, इनके लिए लड़ना है, इनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और इसलिए इन्होंने क्या किया, एक जगह डिसाइड की। एक दिन आता है बैसाख पूर्णिमा, और बैसाख पूर्णिमा के दौरान किसानों द्वारा एक मेले में भाग लिया जाता है बढ़ चढ़कर। वो था मातृकुंडिया
रासमी चित्तौड़गढ़, इसका नाम तो आपने सुना होगा। इसे कहते हैं राजस्थान का हरिद्वार। राजस्थान का हरिद्वार किसको कहते हैं? मातृकुंडिया। मोतीलाल तेजावत ने देखा, मैंने आपसे कहा कि मोता नहीं है, मोती है। कई बार जीभ से बग जाते हैं, मोती नहीं है, मोती है, मोता नहीं है ना। समझ जाया करो आप फीलिंग को, है समझ जाया करो। जिस दिन मिस हो जाए ना, समझ को चिपक गई तो फिर तुरंत छूटती है, तो सब तो निकल ही जाते हैं ना। तो मोतीलाल तेजावत का जन्म कौन से गांव में हुआ है? आपको दिख रहा है शायद? कौन से गांव में हुआ है? कौन सी तहसील है? कौन सा जिला है? कब हुई है? जाति कौन सी है? ठिकाना कौन सा है? क्या कहते हैं? आदिवासियों का मसीहा, बाबूजी, गांधी बाबा का सम्मान्य दूत, अवतारी पुरुष। इनका नारा क्या है? ना हाकिम ना हुक्म। इन्होंने 8 साल तक कौन सी पोस्ट पे काम किया है? कहां? फिर क्या दे दिया? इस दौरान इन्होंने आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार देखे, सामंतों का शोषण देखा, जबरदस्ती वसूली देखी है, बिगाड़ देखी है। फिर इन्होंने नौकरी छोड़कर सेठ के यहाँ क्या काय का काम करने लगे? मुनीम का। एक चीज और देखी कि सेठ साहूकार पैसे देकर ब्याज इतनी वसूलते, कमर तोड़ रखी है। तो इस क्षेत्र में इसलिए जनजागृति और इसलिए डेवलपमेंट नहीं है कि लोग इस बारे में सोच ही नहीं पाते, क्योंकि सामंत और सेठ साहूकार उन्हें सोचने का टाइम ही नहीं देते। एक ने ब्याज में दबा रखा है, एक ने काम के तले दबा रखा है, और ऐसी सिचुएशन है कि ये लोग शायद ही इससे कभी निकल पाए। मोतीलाल तेजावत ने ऐसी निर्णय लिया कि अब ऐसा करते, अब मुझे कुछ करना होगा। तो इस व्यक्ति ने तन, मन और धन 3 का प्रण लिया कि मैं इस क्षेत्र के लोगों के लिए तन, मन और धन से आज लड़ूंगा। और इसीलिए इन्होंने एक जगह सेलेक्ट की थी, एक टाइम सेलेक्ट किया। वैशाख पूर्णिमा को मातृकुंडिया में एक बड़ा मेला लगता है, और उस मेले की खासियत है उसमें ज्यादा से ज्यादा किसान भाग लेते हैं। तो अगर बहुत सारे किसान आपको एक जगह इकट्ठे चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कौन से मेले में जाना है? मातृकुंडिया। तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना ही नहीं है, आप सीधे मातृकुंडिया जाइए। तो वैशाख पूर्णिमा को मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ में पहुंचे, और यहां भारी संख्या में किसानों ने मेले में भाग लिया। इनको इन्होंने इकट्ठा किया, एक एक से पकड़ पकड़ के लाए, बिठाया, और फिर कहा कि शायद तुम्हें पता नहीं है तुम पर कितना सामंती शोषण व्याप्त है, तुम्हारे ऊपर कितने अत्याचार किए जा रहे हैं। मैं मोतीलाल तेजावत आपकी मांगों को उठाने के लिए तन, मन और धन की कसम खा चुका हूं कि मैं मेवाड़ की सरकार से भिड़ने के लिए तैयार हूं आपके लिए। लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए। आप मुझे बताएं, यदि आप मेरे साथ हैं तो मैं आवाज उठा सकता हूं, आपको न्याय दिला सकता हूं। तो सारे किसानों ने कहा कि हम आपके साथ हैं। तो इन्होंने कहा कि आज हम वादा करेंगे खुद से इस मेले के दौरान कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी हम बेगार नहीं करेंगे, ना बिगाड़ देंगे, ना बेगार करेंगे। और उस दिन इन्होंने प्रण ले लिया, और ये बात है 1921 की। और 1921 में इसीलिए मानते हैं कि कहां से एक ही आंदोलन स्टार्ट हुआ है, तो कौन सी जगह से स्टार्ट हुआ है। अब क्या है कि ये इतना आसान क्वेश्चन, इसको आप हटा दो, मान लो भूल जाओ। आपके से पूछा जाएगा कि बताइए एक ही आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ है, तो वैशाख पूर्णिमा। कब से स्टार्ट हुआ है? बात तो वही है, एंगल चेंज कर दिया। आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ? 1921 की वजह क्या पूछेगा? वैशाख पूर्णिमा। और किस मेले के दौरान? मातृकुंडिया। मातृकुंडिया मेले की खासियत क्या है? कौन भाग लेते हैं? तो उनको एक ऐसी जगह चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए मोतीलाल तेजावत को जहां किसान भारी संख्या में हो, और उन्हें यह अवसर मिला। इकट्ठे हुए, उनको कसम खिलवाई कि जब तक बेगार नहीं देंगे, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी। 1921 से आगाज हो चुका है आंदोलन का, जिसका नाम है एक ही आंदोलन, जिसमें तेजावत का एक ही मकसद था कि इस आंदोलन का ध्येय है अपनी मांगे मनवाना और ज्यादा से ज्यादा एकता स्थापित करना। हम में भाईचारा, एकता, एकजुट नहीं होंगे जब तक ये आंदोलन सफल नहीं होगा। और एकता ध्येय रखा गया, इसीलिए आंदोलन कौन सा माना गया है? एक ही। आपसे पूछा जाएगा, बताइए भगत आंदोलन का कारण क्या था? भगत आंदोलन का कारण क्या था? भगत आंदोलन का कारण क्या था? भगत आंदोलन का मकसद पूरे एरिया में अंधविश्वास हो गए, उन पर अत्याचार हो गए, उनके खिलाफ है। लेकिन इसका जो मेन रीजन है वो है सामंती शोषण और बेगार प्रथा। जो एक ही आंदोलन का रीजन है वो सामंती शोषण और बेगार प्रथा। सामंती शोषण क्या होता है? सामंती शोषण क्या है? अत्याचार किए गए। और बेगार क्या है? बिना पैसे के काम। तो ये इन दो प्रथाओं के खिलाफ यहाँ एक ही आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मोतीलाल तेजावत पहले कौन सी जॉब में थे? वही कामदार की में। और कहां कामदार का काम करते थे? जाडोल में। कितने साल तक काम किया है इन्होंने? इस दौरान गांव गांव भ्रमण करने के बाद आदिवासियों की समस्याएं देखी, और तब जाके इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया है। तो सबसे मेन बात है, एक बात और ध्यान रखना आप, कि इस आंदोलन का कारण
और इस आंदोलन में मोतीलाल तेजावत के सहयोगी कौन थे? तो पहली बात यह आती है, आंदोलन का कारण क्या था? आंदोलन का कारण, जब आप लोग सबसे पहले तो नीचे गए होंगे बेसमेंट में, वहां जब आपको अब भी क्लास स्टार्ट नहीं मिली होगी तो आपको कैसा झटका लगा होगा, ये क्या हुआ, कहीं दोबारा से तुमने टाइम चेक किया होगा, कहीं मंडे का चेक तो नहीं कर लिया, कहीं आज गलत आ गए हो, कहीं धोखा हो गया हो हमारे साथ, देखा था क्या नीचे? हाँ नीचे बैठे थे कब से? हाँ आवाज आने लग गई थी क्या? बहुत खतरनाक आवाज है मेरी, देखो कहां तक नीचे तक पहुंच रही, देखो देखिए। हाँ सामंती सोच, कितना और इंतजार करने वाले थे आप नीचे बैठ के? 1 घंटा तो करते कम से कम इंतजार। हाँ बेगार प्रथा, ए नहीं बेगार प्रथा, देखो ए कहा यहाँ बेगार है, देखो। तो आंदोलन के कितने कारण हो गए? 2, एक सामंती शोषण और एक बेगार प्रथा। आपको ध्यान रखना है तेजावत जी के सहयोगी, इसमें तेजावत जी के सहयोगी का नाम, और आधे तो ऐसे भी तो खुश हो रहे होंगे कि बढ़िया है, अब मामला ही खत्म हो गया, बुला तो ले लेकिन लौटना भी। हाँ भाई आप ये मानते हो या तो कोचिंग आने में मजा आता है या कोचिंग से वापस जाने में मजा आता है, बीच वाली प्रोसेस में तो मजा आता ही नहीं है, बीच वाली में नहीं आता, या तो आने में मजा आता है या जाने में मजा आता है, बीच वाली में आता है। ये बात सही है, मतलब अब ये हो चुका है, अगर आपको इस चीज में मजा आने लग गया ना, इसका मतलब नहीं नहीं, इसका मतलब उम्र हो चुकी है अब। चलिए मैं क्या सच बोलता हूँ, आपको सुनना पड़ेगा, अगर इस चीज में मजा आने लग गया मतलब टाइम निकल गया है अब तुम्हारा, देखो अब नई जनरेशन आ रही है, तो मैं लग गया कि अब ये हमारा टाइम नहीं रहा, अब नई जनरेशन का टाइम है। चलिए, यानी एक सोच क्या टाइम के बाद ही तो बदलती है, एक सोच क्या है जैसे जैसे उम्र होती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे सोच बदलती जाती है, तो टाइम के अकॉर्डिंग अब बदल गई, बहुत अच्छी बात है। अब उस स्टेज पर है कि अब ये करना ही करना है पड़े, उस स्टेज पे जरूरी नहीं कि पढ़ना ही है, जरूरी नहीं कि पेपर ही देना, फॉर्म भरना जरूरी है बस, जिससे घर वालों को बता सके देखो फॉर्म भरा था, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, भगवान दे नौकरी नहीं दे, हमारा तो काम है फॉर्म भरना, वो बढ़ दिया, इतना ही तो बताना होता है घर वालों को, जरूरी थोड़ी रिजल्ट में भी आए। और उन्होंने कहा, ऐसे भी कहते 10th में पढ़े थे साहब, जब भी आए रिजल्ट, 12th में पढ़े थे तब भी आए, अब भी पढ़ रहे हैं, अब रिजल्ट नहीं आ रहे तो क्या करें, पहले तो आते थे, अभी बिगड़ गए रिजल्ट, तो हाथ में थोड़ी है रिजल्ट, तो क्या है, कैसे सेटिस्फाई करना होता है, वो सारी चीजें होती है। हाँ नहीं नहीं, भगवान तो कोई और ही है, देखो। चलिए देखो एक बात ध्यान रखना, अच्छा चलो एक बात बताता हूं, जैसे आपके घर गेस्ट आते हैं, गेस्टों को आते हुए देखकर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेहमान आते हैं तो खुश होते हो या आप दुखी होते हो? पुरुष तो क्या खुश होते हैं, उन्हें क्या है साथ में खाने को मिल जाता, अच्छा। दुखी, दुखी कौन होती है? महिलाएं, ये और आ गया, अब बनाना पड़ेगा। पुरुष को क्या खुश रहता है? पुरुष इसलिए खुश रहता है इसके जरिए हमारा भी काम चल जाएगा खाने पीने का। लेकिन याद रखना ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि यदि आपके गेस्ट आते हैं, क्योंकि वेदों के अकॉर्डिंग चले, गेस्ट आते हैं तो गेस्टों के आने पर हमेशा खुश होना चाहिए। रीजन क्या है अब मैं आपको, हाँ रोज वाले तो सही हैं, रोज वाले तो सही नहीं है, लेकिन अगर रोज आ रहे हैं ना उसके लिए भी आपको ही फायदा, उसका रीजन बताता हूं। लिखा हुआ है कि यदि गेस्ट आ रहे हैं और गेस्ट आपके यहाँ खाना खाने खा के जा रहे हैं तो उन्हें ऐसे दुखी नहीं होना, उन्हें अच्छे से खाना खिलाना है, क्योंकि उसमें माना गया है कि गेस्ट खाना खाकर जाते हैं तो आपके पापों का भक्षण करके जाते हैं, आपके बुरे कामों का भक्षण करके जाते हैं, ऋग्वेद की लाइन लिखी हुई है जो मैं आपको, तो इसलिए गेस्टों के आने पर आप तो जबरदस्ती खिलाओ, पटक लो, मुंह में भरो जल्दी से जल्दी, पापों को खाकर जा, खाना नहीं खा रहा है तो दुखी नहीं होना है। चलिए नहीं बना दे, कौन सी प्रजाति के मेहमान है तो हमारे तो बुलाने से भी नहीं आते। हाँ ये तो है। चलिए
अब देखते हैं, वो ये चेक करने आते हैं कि घर की महिलाएं कैसी हैं, खाना बना सकती हैं टाइम से या नहीं बना सकती। अगर मान लो घर की महिलाएं टाइम से खाना नहीं बनाए तो 2-3 नेगेटिव बात तो बोल के जानी है ना उनको, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ चलिए, तो यहां तेजावत जी के सहयोगी कौन है भाई? गोकुल जी जाट। मुझे बताइए, इन्होंने कामदार की नौकरी कितने साल की थी? 8 साल। तेजावत जी ने झाड़ोल में 8 वर्ष तक, 8 वर्ष तक कामदार का काम किया था। आठ वर्ष तक कामदार का काम किया था। इसके बाद बताते हैं तेजावत जी ने, तेजावत जी ने झाड़ोल में कामदार होता है जो लिखने पढ़ने का काम करता है, लेन देन का काम दिया था, नहीं किया था। तेजावत जी ने झाड़ोल में मुनीम के यहां, सेठ के यहां मुनीम का कार्य किया। अब पहले क्या था, ये 8 साल काम किया, मुनीम का काम किया, कामदार का काम किया। इनको पहले क्या हम छोड़ देते, लिखाने का कोई मतलब नहीं। मुनीम और ये कहां से आएंगे? खूब सारी हिस्ट्री है, खूब सारा जीके है, कुछ भी। आजकल क्या, जो पहले छोड़ते थे वही पेपर में आता है आजकल, तो छोड़ना ही क्यों है? तो 8 साल तक कामदार का कार्य किया, और झाड़ोल में एक सेठ के यहाँ इन्होंने क्या काम किया? मुनीम का। मैंने आपको बताया कि जब ये इस कार्य में पोस्ट पर थे, इस दौरान इन्होंने सारा ब्यौरा देखा है। कामदार का तो इन्होंने लेन देन जो है टैक्स का लेन देन दिखाया है, सेठ के यहाँ मुनीम का कार्य किया है तो उन्होंने वो चीज देखी कि सेठ साहूकार आदिवासी क्षेत्र के इलाके के लोगों से कैसे वसूली करते हैं ब्याज के नाम पर। तो ये सारी चीजें इकट्ठी होती, तो इन्होंने एक चीज जो रिजल्ट निकाला, जो परिणाम निकाला, वो ये था कि इस क्षेत्र के लोगों पर अत्याचार बहुत हो रहे हैं, जबरदस्ती सामंती शोषण हो रहा है, बेगार ज्यादा ली जा रही है। और इस क्षेत्र के लोग कभी विरोध क्यों नहीं कर पाते? एक तो एजुकेशन सिस्टम नहीं है, एजुकेशन किसी की नहीं है। आप मान लीजिए, कभी भी अनपढ़ लोग आंदोलन नहीं करते, आंदोलन हमेशा पढ़े लिखे लोग ही करते हैं, कभी नहीं करते। आप अनपढ़ लोगों को जैसे चाहे वैसे ढाल सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग विद्रोही होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम विद्रोह कर सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर इस क्षेत्र के जो लोग थे, वो शिक्षा उनकी थी नहीं, जिसके कारण इस क्षेत्र में कभी विरोध नहीं हुआ। तेजावत जी ने तन मन धन से इनके खिलाफ, सामंतों के खिलाफ और सरकार के खिलाफ लड़ने की प्लानिंग बनाई। अब मैं आपसे कहूं, बताइए आंदोलन की शुरुआत, तो आप बताइए आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुई है भाई? वैशाख पूर्णिमा को आंदोलन की शुरुआत हुई है। और आंदोलन की जो शुरुआत हुई है, चलो मुझे बताओ, कल हमने एक संप सभा बनाई थी ना, ये संप सभा कब बनाई थी? 1883। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या याद रखना, 1905। संप कौन सी भाषा का शब्द था, जिसका अर्थ क्या था? संयुक्तता। जो भी है ठीक है, चलो चले। हाँ, भंडारा, भंडारा कहाँ है देखो, हाँ वो शेखावाटी आंदोलन में। चलिए, अब देखो यहाँ आंदोलन की शुरुआत करते हैं, और आंदोलन की शुरुआत होती है मातृ कुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ में 1921 में। 1921 में मातृ कुंडिया मातृ कुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ में वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, आप ये मान लो कि वैशाख पूर्णिमा। अब मुझे बताइए, इनके द्वारा आंदोलन के लिए ये मातृ कुंडिया क्यों चुना गया? रीजन क्या है इसका, क्या रीजन है?
तो आपको मेन रीजन भी पता होना। अब क्यों हमें पता है कि तेकी आंदोलन मातृकुंडिया से स्टार्ट हुआ। मैं आपसे कहूं क्यों मातृकुंडिया से क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि तेजावत जी ने यह चीज निरीक्षण की, इस चीज पर रिसर्च किया कि ज्यादातर किसान बिना बुलाए कहां इकट्ठे हो सकते हैं, तो मातृकुंडिया में। तो किसानों का बड़ा मेला लगता है, और यहां जब इकट्ठे हुए तो इन्होंने किसानों को इकट्ठा करके उनको संबोधित किया और कहा कि तुम्हारे खिलाफ अत्याचार, सामंतों का शोषण बहुत बढ़ रहा है, तो आप आवाज उठाइए। मैं आपकी आवाज उठाने के लिए तैयार हूं, सरकार से भिड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसमें मुझे आपका साथ चाहिए, इसलिए साथ में स्टार्ट हो गया। अब आंदोलन स्टार्ट हुआ। यहां क्या कि जो हमारे मोतीलाल तेजावत है, इन्होंने बताया कि मैं आपको तन मन धन से आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं, आपका सपोर्ट होना चाहिए, और इसके लिए हम एक बड़ी पंचायत कर लेते हैं। तो कुछ समय बाद एक जगह है बदराना, एक गांव है बदराना गांव, बदराना गांव। ये जो मोतीलाल तेजावत है, मोतीलाल तेजावत के बारे में एक बात और बोली जाती है कि मोतीलाल तेजावत गांधी जी से बड़े इंप्रेस थे और गांधी जी का हर आदेश मानते थे, और गांधी जी ने इनके बारे में बहुत सुन रखा था, मोतीलाल तेजावत के बारे में, और इनसे बड़े इंप्रेस भी थे। तो जो बदराना गांव था एक, और बदराना गांव, यहां सभा हुई थी। यहां 1921 में किसानों की सभा आयोजित की गई। यहां 1921 में आदिवासियों की सभा आयोजित हुई। जिसमें मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में यह प्रण लिया गया मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। और इसमें घोषणा की गई थी, और घोषणा ये थी कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम बेगार नहीं देंगे। और दूसरी मांग ये थी कि हम 42 सदस्यों की एक कमेटी बनाएंगे तेजावत जी के नेतृत्व में, जो सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। यानी सरकार के समक्ष मेवाड़ का राणा है, और मेवाड़ के राणा के समक्ष हमारी मांगों को रखने का काम तेजावत जी करेंगे। इनके लिए 42 सदस्यों की एक कमेटी बनाते हैं। आप ध्यान रखना, बिजोलिया हमारा सेकंड चरण कब से कब तक है बिजोलिया का, 1915 से 1923। और ये मान लीजिए उस समय हमारा एक ही आंदोलन चल रहा है, एक ही आंदोलन का वही टाइम चल रहा है। तो उस समय हमारे राणा मेवाड़ के फतेह सिंह ही थे, बिजोलिया के दौरान भी फतेह सिंह थे, यहां भी फतेह सिंह है। तो है तो मेवाड़ी, क्योंकि चित्तौड़गढ़ जो इलाका है वो मेवाड़ का हिस्सा है। आप भगत आंदोलन, इस आंदोलन में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर है। भगत आंदोलन डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा तक सीमित रहा, मेवाड़ में नहीं आया। आप देखोगे या तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ईडर, सूत वहीं तक सीमित रहा है। लेकिन जो एक ही आंदोलन है वो मेवाड़ की जमीन से स्टार्ट हुआ, चित्तौड़गढ़ से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक तो बाद में पहुंचा है। तो हमें ये उनका क्राइटेरिया एरिया में अंतर है। भगत आंदोलन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गुजरात की सीमा पे हुआ है, जबकि जो हमारा एक ही आंदोलन है वो मेवाड़ से लेकर बागड़, बागड़ से लेकर गुजरात की सीमा तक रहा है। तो एरिया किसका बड़ा है, एक ही आंदोलन का एरिया किसका बड़ा है। तो कांड भी बड़े काय में होंगे, एक ही आंदोलन में होंगे भाई, कांड भी यही होंगे ज्यादा। तो अगर हम बात करेंगे तो एक तो व्यक्ति आपको ये याद रखना है कि मोतीलाल तेजावत का एक ही आंदोलन में सहयोगी व्यक्ति नाम क्या था, गोकुल जाट। लेकिन अब मुझे बताओ कि गोविंद गिरी के सहयोगी कौन कौन थे, गोविंद गिरी के सहयोगी कौन कौन थे। एक तो सुरजी भगत था, एक सूरमा भगत था, और एक था पूंजा धीर जी। एक कौन सा था, पूंजा धीर जी। अब देखते हैं आगे। अब मुझे बताइए आंदोलन कब स्टार्ट हुआ है, 1921 में। कहां से स्टार्ट हुआ है, और हिंदी महीनों में कौन सा दिन है, बैसाख पूर्णिमा। अब बात आती है कौन से गांव में इकट्ठे हुए हैं, बदराना। और आदिवासियों की सभा हुई जिसमें तेजावल जी के नेतृत्व में घोषणा की गई, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी बेगार नहीं देंगे। जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी बेगार नहीं देंगे। बेगार नहीं देंगे, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी बेगार नहीं देंगे। अब यहां से एक प्रक्रिया स्टार्ट होती है। आपने 2-3 पॉइंट हमेशा पढ़े होंगे
21 सूत्रीय मांग पत्र था, उसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं। ये तो क्या सामान्य क्वेश्चन जो आपने खूब सारे पढ़े होंगे कि तेजावत ने इस आंदोलन के लिए 21 मांगे पेश की थी, जिन्हें मेवाड़ की पुकार कहते। मेवाड़ के राणा ने अस्वीकार नहीं किया था, केवल 18 मांगी स्वीकार की थी। तो ये तो हमारा सामान्य पॉइंट है। फिर आपने निमड़ा कांड पढ़ा होगा, जैसे भगत आंदोलन में आपने मानगढ़ कांड पढ़ा है, ऐसे इसमें निमड़ा कांड है। लेकिन हमें जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो तो हमें पता ही है, हमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है वो देखना है। एक तो आपको नारा पढ़ना है भाई कि तेजावत जी ने नारा कौन सा दिया है, ना हाकिम ना हुक्म। गोविंद गिरी ने गीत कौन सा गाया था, नी मानूरे बुरेटिया। दोनों में अंतर है। इनमें बात करते हैं तो आपको मैंने बताया था कि यदि आपसे पूछा जाता है कि मेवाड़ का गांधी किसको कहते हैं, तो मेवाड़ का गांधी किसको कहते हैं? मोतीलाल पांड्या को मोतीलाल पांड्या मर्ज कर दिया किसको कहते हैं मेवाड़ का गांधी? मेवाड़ का गांधी कहते हैं माणिक्य लाल वर्मा। किसको कहते हैं? हमेशा माणिक्य लाल वर्मा ही रहेगा मेवाड़ का गांधी। लेकिन अब पेपर में क्या आया कि माणिक्य लाल वर्मा ऑप्शन में ही नहीं था, तो वहां ध्यान रखना, भील और गरासिया जनजाति के लोग मेवाड़ का गांधी मानते थे मोतीलाल तेजावत। कौन कौन मानते हैं? भील और गरासिया। मेवाड़ का गांधी किसको कहते थे? मोतीलाल तेजावत। बाकी मेवाड़ का गांधी कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। तो एक नोट लगाएंगे, किसान आंदोलन पढ़ा दिया। आप कहीं से भी कोई भी आपकी बुकलेट हो, क्वेश्चनों की पुराने सारे सोल्व करो, कोई नहीं होता है तो बताओ। हालांकि 99% आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, किसी भी एग्जाम में आया हो, किसी भी लेवल के एग्जाम में आया हो। 1% नहीं आता है तो आप मुझसे पूछो, उसका क्लियर करें। एकीकरण हो गया, जनजातीय आंदोलन हो गया, जो टॉपिक पढ़ के जाओ। मॉडर्न को बहुत अच्छे से कर लो आप। बाकी रियासत काल में खुद ही बता दूंगा कि इतना ही पढ़ना है तुम्हें, नहीं तो मॉडर्न जो रियासत काल है वो तो खत्म ही नहीं होता। मेवाड़ में 45 राजा, अब मान लो एक एक मिनट भी लगेगा तो 45 मिनट तो एक ही राजा में लग जाएगा। आपने कुंभा के कोई 18 तो संगीत ग्रंथ हैं, 18 ग्रंथ तो आप एक एक मिनट लगाएंगे, 18 मिनट तो ग्रंथ लिखाने में लग गए। फिर युद्ध करवाने तो बहुत लंबा टाइम लगता है। तो उसमें वो चीजें पढ़ रही जो काम की है मैन। ज्यादातर आपके अभी पैटर्न में आ रहा है कि दरबारी विद्वान, कोई राजा है उसके दरबारी विद्वान मैच करने होते हैं कि दरबारी विद्वान कौन से हैं, उनका साहित्य क्या है, उनकी स्थापत्य कला क्या है। लास्ट में राजनीतिक जीवन पढ़ते हैं युद्धों का, बाकी और कुछ नहीं है। तो उनको स्टेप से पढ़ते हैं। दरबारी विद्वान हो गए, फिर उनका साहित्य हो गया, फिर उनकी जो स्थापत्य कला वो हो जाएगी, लास्ट में राजनीतिक जीवन पढ़ते हैं। तो उनका भी पैटर्न है, आप देखते हैं। नोट में लिखो, भील और गरासिया जनजाति के लोग भील और गरासिया जनजाति के लोग मोतीलाल तेजावत को, भील और गरासिया जनजाति के लोग मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी कहते थे। मेवाड़ का गांधी कहते थे। चलिए, अब आता है एक गांव है केसरखेड़ी गांव। अब होता है ना कि पहली मीटिंग में जो नहीं हो पाता, इसलिए हम दूसरी मीटिंग करते हैं। दूसरी मीटिंग में कमी रह जाती है, तीसरी मीटिंग करेंगे। और मोतीलाल तेजावत को भलीभांति पता था जितनी बार मीटिंग होंगी उतना ही ज्यादा आंदोलन सफल होगा। क्योंकि आप भी मान लीजिए लोगों से कनेक्टिविटी नहीं है, किसानों से आपका तालमेल ही नहीं है, तो आप उनको गाइड कैसे करोगे? तो पहले कनेक्टिविटी बिठानी पड़ेगी, तालमेल बिठाना होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पंचायत करने का इन्होंने घोषणा कर दी। तो एक गांव है केसरखेड़ी गांव, उदयपुर में। और केसरखेड़ी गांव में ये बताते हैं इनके एक और सभा हुई। और इस गांव में सभा हुई है, इस गांव में किसानों की सभा हुई। इस गांव में किसानों की सभा हुई। और एक बात ये याद रखना है, यदि मैं आपसे कहूं इस गांव में किसानों की सभा हुई है, तो यहां फैसला क्या लिया गया? यहां फैसला लिया गया कि तेजावत जी के नेतृत्व में गोकुल जाट साथ में जाएंगे। और तेजावत जी और गोकुल जाट के नेतृत्व में एक मंडल, एक ग्रुप, एक संगठन भेजा जाएगा मेवाड़ के राणा फतेह सिंह के पास नोटिफिकेशन देने के लिए, विज्ञापन सौंपने के लिए कि अब समय आ गया है कि तेजावत जी गोकुल जाट को लेकर आप हमारी मांगे लेकर मेवाड़ के राणा के पास जाइए। फैसला लिया गया। तेजावत जी ने कहा हम मेवाड़ी हैं, बिना एकलिंग जी के आशीर्वाद के हम एक कलम भी नहीं रखते हैं, तो हम पहले कुल देवता का आशीर्वाद लेंगे। तो सीधे बहुत सारे भीलों को लेकर तेजावत जी
एकलिंग जी मंदिर गए। एकलिंग जी मंदिर के महंत थे कैलाश नंद जी, उनके सामने गए, माथा टेक कर आशीर्वाद लेते हैं कैलाश नंद जी से, और आशीर्वाद लेकर फिर निकलते हैं। तेजावत जी ने वीलों को एक बात बोली कि मैं, आप देखिए कभी उदयपुर जाओगे तो मेवाड़ का राणा, जो मेवाड़ के राजा होते थे, सिटी पैलेस में रहते थे, और सिटी पैलेस पिछोला झील के पास है, पिछोला झील के किनारे है, पिछोला झील पर। तो तेजावत जी ने उनसे कहा, देखो मैं आपकी मांगे लेकर जा रहा हूं, उन मांगों की संख्या 21 है, और मैं उन्हें लेकर जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जाएं, और जब मैं मांगों को लेकर राजा के पास जाऊं, उससे पहले मैं चाहता हूं आपसे एक बार और रूबरू हो सकूं, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग पिछोला झील पर मेरा इंतजार करेंगे, उसकी पाल पर हम मिलेंगे, उसके बाद मैं आपसे मिलने के बाद राणा के पास जाऊंगा। तेजावत जी को लगता था मुझे भी तो पता चले कि भीलों में भी, आदिवासी क्षेत्र के इन किसानों में भी थोड़ा है क्या, जागरूकता है क्या। तो बताते 7 से 8 हजार भील पिछोला झील की पाल पर तेजावत जी का स्वागत करते, इंतजार करते। तेजावत जी गाड़ी लेकर आए, रुके, और उनकी भीड़ को देखकर 7-8 हजार भील इकट्ठे हैं, ये देखकर खुश हो गए कि अब मैं मेवाड़ के राणा के पास जा सकता हूं। और जाते टाइम तेजावत जी ने कहा कि आप सारे लोग मेरे जाने के बाद सीधे जगदीश मंदिर जाएं। तो वहां जो सिटी पैलेस है ना, उसके पास ही पिछोला झील पर जगदीश मंदिर है। उनसे कहा कि सारे लोग मेरा, मैं जा रहा हूं, आप मेरा इंतजार जगदीश मंदिर पर करें। परिणाम दो ही हो सकते हैं, या तो मांगे मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी। यदि मांगे मानी गई तो जगदीश मंदिर से सेलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे, और वहां आशीर्वाद लेकर आगे के जीवन की ये मनोकामना रखेंगे। और यदि मैं सफल होकर नहीं लौटा तो जगदीश मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर आंदोलन का पुनः आगाज करेंगे। तो इसलिए मेरा जगदीश मंदिर पर इंतजार करना। तो सारे वील जगदीश मंदिर पर पहुंच जाते हैं, वो सिटी पैलेस में गए। हमारी जो मांगे थी वो 21 थी। तेजावत जी 21 मांगे लेकर गए, और 21 मांगे जो थी उन्होंने पेश की। तो बताते हैं कि मेवाड़ के राणा ने कहा कि तेजावत जी, मैं आपकी मांगे पढ़ चुका हूं, लेकिन इनमें से 3 मांगे मैं कभी किसी भी कीमत पर नहीं मानूंगा। तो 3 मांगे आपके अस्वीकार की जाती हैं। उन्होंने कहा, साहब कौन कौन सी? एक तो वन संपदा, आपको वनों पर एक अधिकार वापस नहीं मिलेगा। एक वेगार आपको करना पड़ेगा, हम राजा हैं और राजाओं को बेगार करने वाले लोग चाहिए। और एक है सुअर, हम जंगली सुअरों को रोकेंगे नहीं, उनको पालेंगे सुरक्षा के लिए। ये 3 मांगे हम आपकी नहीं मानेंगे, बाकी 18 मांगे आपकी मान लेंगे। तेजावत जी ने कहा कि मैं लोगों को ये वादा करके आया हूं कि खाली हाथ नहीं लौटूंगा, और मेवाड़ के राणा हमेशा जनता के लिए काम करते और आज भी जनता की सुनेंगे। यदि ये 21 मांगे, मतलब 21 मांगे ही मानी जाएंगी। यदि आप 20 भी मानते हो तो भी हम संतुष्ट नहीं है। मेवाड़ के राणा, आप माने कि आप सिसोदिया खानदान से और आपकी जनता से कितनी अच्छी कनेक्टिविटी रही है मेवाड़ियों की, लेकिन आज आप जनता के खिलाफ जा रहे हैं, तो ये गलत है। आप इनकी 21 मांगे मान लें। राणा ने मना कर दिया, फतेह सिंह ने। तो उन्होंने कहा कि आप इसे मांग ना समझे, मेवाड़ की पुकार है, मेवाड़ के लोगों की पुकार है, इस पुकार को सुने, वो पीड़ित हैं, और इसीलिए इसको उस दिन नाम दे दिया था मेवाड़ की पुकार। और जब इन्होंने अमान्य कर दिया तो सीधे जाते हैं। सारे के सारे बिलों को कहकर आए थे, कहां इंतजार करना मेरा? जगदीश मंदिर पे पहुंचे, और जगदीश मंदिर पर उदास होकर पहुंचे, और उनकी सीढ़ियों पर, अब आप देखोगे ना, उनकी सीढ़ियां ऐसे सीधे खड़ी हुई हैं, जगदीश मंदिर की सीढ़ियां। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े हुए तेजावत जी, और खड़े होकर कहा कि मेरे भाइयों, मैं गया था पूरी उम्मीद लेकर मेवाड़ के राणा से, उम्मीद पूरी भी हुई, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाया मैं। उन्होंने 3 मांगे स्वीकार कर दिया। हमारे लिए मांगे 21 मानी जाएंगी तो ही हम संतुष्ट हैं। इसलिए अब समय आ गया है, और मैं जगदीश मंदिर की सीढ़ियों से खड़ा होकर आगाज ऐलान करता हूं कि हमारा आंदोलन फिर से होगा, हम फिर से सड़कों पर आएंगे, मेवाड़ की सरकार को झुकाने के लिए फिर से हम आंदोलन करेंगे। तो जगदीश मंदिर की सीढ़ियों से खड़े होकर पुनः आंदोलन कर दिया। यह फैसला कौन सी जगह पे लिया गया है? केसरखेड़ी। केसरखेड़ी गांव में सभा में, एक पंचायत में एक फैसला लिया गया कि तेजावत जी हमारी मांगे लेकर कहां जाएंगे? राणा फतेह सिंह के पास। राणा तेजावत जी ने कहा कि हम किसका आशीर्वाद लिए बिना नहीं जाते? एकलिंग जी का। और एकलिंग जी के महंत कौन थे? कैलाश नंद जी। आशीर्वाद लेकर निकले, पिछोला झील पर इकट्ठे हुए, फिर वो सिटी पैलेस गए, मांगे नहीं मानी। कौन से मंदिर पर आए? जगदीश मंदिर। सीढ़ियों पर खड़े होकर पुणे आंदोलन का क्या कर दिया है? आगाज कर दिया। तो आप ध्यान रखना, एक तो बात ये ध्यान रखोगे कि तेजावत जी के आंदोलन में सहयोगी कौन थे? वही गोकुल जाट। कौन से थे? गोकुल जाट। तो मेरे साथ बनाएंगे, केसरखेड़ी गांव जिसमें निर्णय लिया गया तेजावत जी मांगे लेकर
फतेह सिंह के पास जाएंगे, राणा फतेह सिंह के पास जाएंगे। फिर बताया जाता है तेजावत जी तेजावत जी सभी किसानों के साथ मिलकर एकलिंगजी मंदिर गए और यहाँ के महंत बहुत अच्छा किया। और यहाँ के महंत थे कैलाश नंद जी। कैलाश नंद जी से आशीर्वाद लिया। ये आप ये मान लीजिए कैलाश नंद जी से क्या लिया है, आशीर्वाद लिया। केसर खेड़ी गांव है। अब यहां से ये निकलेंगे तो सबसे मेन बात है कौन सी झील पे इकट्ठे होंगे, पिछोला झील पे। तो 7 से 8 हजार व्हील पिछोला झील पे एकत्रित हुए। इसके बाद सिटी पैलेस में इन्होंने एंट्री की है। तो पिछोला झील की बात करें, पिछोला झील की पाल पर और बताते हैं यहाँ तेजावत जी के नेतृत्व में नेतृत्व में 7 से 8 हजार व्हील एकत्रित हुए। व्हील किसान एकत्रित हुए और इसके बाद इन्होंने मांगे पेश की हैं। तो आप ये मान लीजिए कि तेजावत जी ने राणा फतेह सिंह के समक्ष पेश की मांगे। इसे हम नाम देते हैं 21 सूत्रीय मांग पत्र। इसे हम 21 सूत्रीय मांग पत्र कहते हैं और 21 सूत्रीय मांग पत्र इन्होंने पेश किया है। 21 सूत्रीय मांग पत्र को आप एक नाम देंगे कि इसे कहते हैं मेवाड़ की पुकार। इक्कीस सूत्रीय मांग को हम एक नाम देते हैं मेवाड़ की पुकार। बताते हैं राणा ने 3 मांगे अस्वीकार कर दी। राणा ने 3 मांगे स्वीकार कर दी। मांगे ध्यान रखना है, आजकल क्या ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कौन कौन सी मांगे स्वीकार की हैं, जिनमें पहली तो है वन संपदा, दूसरी है बेगार और तीसरी है सुअर। अब मुझे बताओ जब ये 3 मांगे स्वीकार किए तो तेजावत जी का रिएक्शन क्या था? कौन से मंदिर जाएंगे और वहां दोबारा से आंदोलन का क्या होगा, आगाज होगा। तो आंदोलन का आगाज होगा, इसको हम ध्यान रखेंगे। अब सीधे सीधे घटनाएं आएंगी, कुछ नई चीजें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ के बाद ज्यादातर नीमड़ा कांड करवा के खत्म हो जाता है, लेकिन हमें एक ही आंदोलन को सिरोही में और ले जाना है। सिरोही में और एक ही आंदोलन करवाएंगे, इसके बाद तो एक
घटना होगी उसके बाद ये बताते हैं। जनवरी 1922 में तेजावत जी सिरोही में एंट्री कर गए थे और वहां सिरोही का जो महंत था, सिरोही का जो मालिक था वो था रमाकांत मालवीय। और तेजावत जी की खबर सुनकर वो सिरोही में आ गया। उसने चारों तरफ सभाओं पर रोक लगा दी। और ये बताते हैं इस दौरान सिरोही का नियम तोड़कर तेजावत जी ने बताते सगाना गांव में 3 फरवरी को बड़ी पंचायत की। पूरे सिरोही में डर का माहौल पैदा हो गया और तुरंत रमाकांत मालवीय ने विजय सिंह पथिक को पत्र लिखकर रिक्वेस्ट की कि आप समझाएं इनको और आपकी बात मान सकते। तो पथिक इनको समझाने आए थे, यहाँ सिरोही आए थे। तो ये आपको कंडीशन है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको न्यू पढ़नी है। तो मुझे बताइए मेवाड़ की पुकार किसको कहते हैं? तो तेजावत जी द्वारा पेश किए गए 21 सूत्रीय मांग पत्र को हम क्या कहते हैं? मेवाड़ की पुकार। और इनमें से कितनी मांगे थी जो अस्वीकार कर दी गई थी? 3। पहली कौन सी है? वन संपदा। दूसरी कौन सी है? बेगार। और तीसरी कौन सी है? जंगली सुअर। अच्छा, उस समय एकलिंग जी मंदिर के महंत का क्या नाम था? कैलाश नंद जी। क्या नाम था? कैलाश नंद जी। ये ध्यान रखना कि इन्होंने इस आंदोलन के दौरान आशीर्वाद लिया था एकलिंग जी मंदिर से। एकलिंग जी मंदिर किसने बनवाया था? किसने? लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, आजकल आता है कि एकलिंग जी मंदिर बप्पा रावल ने बनवाया था। जो तुम्हें पता है वो क्वेश्चन ही आ गया। इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था एकलिंग जी मंदिर का? एकलिंग जी मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया? चलिए, तो कितनी मांगे स्वीकार कर दी हैं बताओ? 3। पहली कौन सी है? वन संपदा। दूसरी कौन सी है? बेगार। तीसरी कौन सी है? अब क्या करेंगे तेजावत जी? कौन से मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर आंदोलन कर देंगे? जगदीश मंदिर। तो नोट लगाओ एक, अगर बना लिया है तो। नोट में लिखना, रुकना है। आजकल एआई का इतना खतरनाक यूज करने लगे हैं लोग। घर वालों से झगड़ा हो जाए तो एआई पे डालो, घर वालों से इस बात पर झगड़ा हुआ तो क्या जवाब दें, तो एआई जवाब भी बता देता है। क्या करें? अगर आपको नींद आ रही है लेकिन सोना नहीं चाहते तो एआई पे डालो, तो एआई ये भी बता देता क्या करना चाहिए उस समय। हाँ, खतरनाक मतलब, खतरनाक मतलब लोगों का काम ही खत्म कर दिया है, व्यक्ति का तो काम ही खत्म कर दिया है। आपको एक खाना खाएं तो कौन सी मुद्रा में बैठकर खाएं, ये भी बता देता है। वो तो गंभीर बात नहीं पूछते, नहीं गंभीर बात भी बता दी है। तो वो तो पूछी नहीं जा रही गंभीर बात। हाँ, काम तो करना पड़ेगा, वो तो गाइडेंस देगा किस टाइप से कर लो। हाँ, कमांड आपको उसको पूछने की स्टाइल अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छा पूछ लोगे तो अच्छा जवाब दे देगा, कुछ भी दे सकता है। चलिए, अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एकलिंग जी मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो एकलिंग जी का पुनर्निर्माण करवाया है रायमल ने। रायमल ने। बहुत फिक्स जगह है जिसका उल्लेख आपको मिलेगा, हर जगह आपको उल्लेख नहीं मिलेगा कि एकलिंग जी मंदिर का पुनर्निर्माण करने वाला कौन था? रायमल। तो एक नोट लगाएंगे, नोट में लिखो तेजावत जी ने जगदीश मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर तेजावत जी ने जगदीश मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर पुनः आंदोलन का आगाज कर दिया, पुनः आंदोलन का प्रारंभ किया। पुनः आंदोलन का प्रारंभ किया। अब एक बात समझो, तेजावत जी के पास मकसद है, उन्हें एक ही आंदोलन को सफल बनाना है। अब इनको लगा कि एक बड़ी पंचायत की दरकार है। अब लगता है कि यह आंदोलन मेवाड़ की सीमा से भी बाहर जाए, और मेवाड़ की सीमा से बाहर जाए इसीलिए उन्होंने प्लान किया कि बड़ी पंचायत कर लेते हैं। तो उस समय क्या था कि तेजावत जी से कुछ सरकारें जो थी परेशान थी। एक ईडर की, एक मईकांठा की, एक बंबई की, एक मेवाड़ की। अब कई बार पूछा जाता है कि तेजावत जी को कहां कहां की सरकार सर्च कर रही थी, कहां कहां की सरकार ढूंढ रही थी कैद करने के लिए? तो महीकांठा की थी, ईडर की थी, बंबई की थी और मेवाड़ की थी। एक 4 ऐसी पुलिसें थी जो इनको सर्च कर रही थी, क्योंकि चारों के चारों संकट में थी इनको लेकर। अब यहां एक बात आती है
एक अलग से क्वेश्चन बनता है कि 8 जुलाई 1921 को 8 जुलाई 1921 को मुझे एक बात बताओ, तेजावत जी ने किसी सामंत के खिलाफ पर्टिकुलरली, सॉरी, गोविंद गिरी ने किसी सामंत के खिलाफ पर्टिकुलरली आंदोलन किया था क्या? पालपट्टा लिखवाया ना, वो पेपर में अभी लेटेस्ट आया हुआ फर्स्ट ग्रेड में, पालपट्टा के ठाकुर के खिलाफ। जबकि 8 जुलाई 1921 को तेजावत जी के नेतृत्व में मादड़ी पट्टा, ये क्या कंफ्यूज करेगा, एक पालपट्टा एक मादड़ी पट्टा, तेजावत जी के नेतृत्व में मादड़ी पट्टा, मादड़ी पट्टा के ठाकुर के खिलाफ आंदोलन किया। ठाकुर के खिलाफ आंदोलन किया और सारे लोगों ने बेगार ना देने का प्रण ले लिया, के खिलाफ आंदोलन किया। और ये मान लीजिए ये सिचुएशन हो चुकी है, ये सिचुएशन हो चुकी है कि तेजावत जी कई पुलिसों के टारगेट पर हैं, कई राज्य की सरकारें पुलिस उनको ढूंढ रही है। और इस दौरान तो सबसे मेन बात थी कि दिसंबर 1921 में मेवाड़ सरकार ने घोषणा की कि आदिवासी जिनमें झाड़ोल और खेरथल में 50 से अधिक लोगों की सभा पर रोक लगा दी गई है और जो तेजावत जी को पकड़वाएगा उसे 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो इनके सिर पर एक इनाम रख दिए, कितने रुपए की? 500 रुपए की। तो ये दिसंबर 1921 में किया। तो आप ध्यान रखना, मेवाड़ सरकार ने घोषणा की, घोषणा की खैरतल और झाड़ोल में आदिवासियों की सभा पर रोक। सभा पर रोक लगा दी। और दूसरा स्टेटमेंट यह है, चलो मान लिया रोक लगा दी, तो मेवाड़ सरकार ने तेजावत जी के सिर पर इनाम घोषित कर दिया। मेवाड़ सरकार ने तेजावत जी के सिर पर ₹500 इनाम घोषित कर दिए। ₹500 इनाम घोषित की। अब ये मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि इनके द्वारा ₹500 की इनाम घोषित कर दी गई है दिसंबर 1921 में। तो ₹500 का इनाम घोषित किया गया और ये इनाम किसके सिर पर है? तेजावत। जो तेजावत जी को पकड़वाएगा उसे कितनी इनाम दी जाएगी? ₹500। ये मेवाड़ की सरकार का आदेश है। तेजावत जी ने आदिवासी किसानों को इकट्ठा करने का प्लान किया कि बड़ी सभा कर लेते हैं, बड़ी पंचायत का आगाज करते हैं। सरकार कब डरेगी? जब सरकार को लगेगा कि लोग बहुत संख्या में आंदोलन करेंगे। भाई सरकार पर दबाव जब बढ़ेगा जब आंदोलन बड़ी संख्या में होगा। और इसीलिए बताते हैं इन्होंने एक जगह डिसाइड की थी, नीमड़ा, और नीमड़ा गांव में इन्होंने बड़ी पंचायत की है। लेकिन बताते हैं नीमड़ा गांव में जब ये पंचायत कर रहे थे और तभी बताते हैं मेवाड़ व्हील कोर के लोग आए और उन्होंने उनकी सभा पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। तो एक चीज देखना, जैसे एक तो है मानगढ़ कांड, एक तो है मानगढ़ कांड और एक है नीमड़ा कांड। ये दोनों क्या हमेशा कंफ्यूज करते हैं, मानगढ़ कांड और नीमड़ा कांड। आप जानते हो मानगढ़ कांड का संबंध है भगत आंदोलन से, मानगढ़ कांड का संबंध किससे? भगत आंदोलन से। और नीमड़ा कांड का संबंध है एक ही आंदोलन से। तो दोनों अलग अलग हो गए। मानगढ़ जो कांड हुआ है वो हुआ है 17 नवंबर 1913 को, जबकि नीमड़ा कांड हुआ है 6 से 7 मार्च 1922 को। ये नीमड़ा कांड हुआ है। अब मुझे बताइए, मानगढ़ कांड में मैंने बताया कितने लोग मरे थे? 1500। कितने भील मरे? लेकिन सरकार ने तो ये कहा कितने मरे थे? ओनली 100। जबकि नीमड़ा कांड में भी सेम टू सेम है। नीमड़ा कांड में बताती है कि यहां मरने वाले भीलों की संख्या थी 1200। कितने भील मरे? सरकारी रिपोर्ट कहती है मरने वालों की संख्या केवल 22 थी। मरने वाले कितने थे? केवल 22। इसलिए तो सजा नहीं मिली कि इतने लोग तो सरकार के नियम को पालन करवाने के कारण मर गए, क्योंकि इन्होंने विरोध किया।
तो लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा था, इसलिए हमने इसको इनकी हत्या की है। तो इसलिए किसी भी अपराधी को सजा नहीं दी, पुलिस कर्मचारी को दोषी ठहराया ही नहीं गया। तो यहां एक बड़ी पंचायत तो ये इनके द्वारा, और बड़ी पंचायत तो ये नीमड़ा, नीमड़ा नाम की जगह गुजरात में है, और ये नीमड़ा कांड होगा जहां ये गोलियां चलाएंगे। और नीमड़ा कांड है 6 से 7 मार्च 1922 को, 6 से 7 मार्च 1922 को एक कांड हुआ है, नीमड़ा कांड। नीमड़ा कांड में आपको ध्यान रखना है घटनाक्रम। इसमें बताते हैं तेजावत जी के नेतृत्व में सभा हुई। नेतृत्व में सभा हुई जिस पर पुलिस कर्मचारियों ने गोलीबारी करवा दी। यहां कितने भील मारने की सूचना है? 1200। मतलब सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यहां मरने वालों की संख्या थी 22। 22 मरे और 20 घायल हुए। लेकिन मानगढ़ कांड में तो एक चीज थी कि गोविंद गिरी को पकड़ लिया गया था, गोविंद गिरी को कैद कर लिया गया, तेजावत जी फरार हो गए, और तेजावत जी सरोई की सीमा में एंट्री करके। अब जो हम पढ़ेंगे, सरोई में एक जनजाति मिलती है गरासिया। भगत आंदोलन केवल भीलों तक सीमित रहा, और ये जो एक ही आंदोलन भीलों के साथ साथ गरासियों को भी कंबाइन कर लेता सरोई में जाकर। और सरोई में ये जनवरी 1922 में एंट्री कर गए। 19 फरवरी 1922 में बड़ी पंचायत की, और एक बड़ी पंचायत फिर इनके द्वारा जो की गई है वो सियावा गांव में की गई है, जहां एक भयानक गोलीकांड हुआ है। तो अब ये कंडीशन हमारी गरासियों तक पहुंचेगी। तो अब मुझे बताइए, राजस्थान का जलियांवाला कांड किसको कहते हैं? लेकिन जलियांवाले कांड से बीभत्स किसको मानते हैं? नहीं, बीभत्स किसको कहेंगे? तो कभी भी कहीं भी दिखा मिल जाए, नीमू चाणा कांड को जलियांवाला कांड नहीं कहेंगे। केवल किसको कहेंगे? जलियांवाला कांड किसको कहेंगे? चिपक गई इस बार फट से, तो कई बार चिपक जाती है ना। चलिए, अब मानगढ़ कांड का संबंध तो है भगत आंदोलन से, और नीमड़ा कांड का संबंध एक ही आंदोलन से। नीमड़ा कांड का संबंध किससे है? एक ही आंदोलन। इनके सिर पर कितना इनाम है? 500 रुपए। कितना इनाम है? इनको सर्च कर रही है पुलिस, कहां की? ईडर की, महिकांठा की, बंबई की, मेवाड़ की। कितनी पुलिस सर्च कर रही है? 4। और खतरनाक तरीके से सर्च कर रही हैं कि इन्हें कैसे भी कैद कर ले। लेकिन ये व्यक्ति गुजरात और राजस्थान की सीमा के बीच में इतना खतरनाक फेमस है कि इसको लोग पकड़ने ही नहीं दे रहे। गांव गांव गए तो गांव में लोग इन्हें अवतारी पुरुष मानने लगे, तो ईश्वर का अवतार है, हमारे लिए लड़ रहा है। इन्होंने कहा, कुछ कहते हैं ये तो व्यक्ति वो है जो गांधी बाबा का सम्मान्य दूत है, क्योंकि उस क्षेत्र में गांधी जी को बहुत बड़ी पॉपुलरिटी थी, बहुत बड़ा सम्मान था, तो उनका दूत है जो उनके लिए काम कर रहा है। और ये थे भी उनके दूत, यानी मान लीजिए गांधी जी से बड़े इंप्रेस भी थे, मान लो आप। तो ये नीमड़ा कांड कब हुआ है भाई? 6-7 मार्च 1922 को। यहां मरने वाले कितने हैं? 1200। सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने मरे थे? 22। और घायल कितने हुए हैं? चले आगे। तो पहली बात है, कौन से मंदिर में आशीर्वाद लेते हैं आंदोलन का? एकलिंग जी मंदिर में। महंत का क्या नाम है? क्या नाम है? कितनी मांगे पेश की गई हैं? कितनी मांगे नहीं मानी? 3। कौन कौन सी? वन संपदा, बेगार, जंगली सुअर। कौन से मंदिर की सीढ़ी पे खड़े हुए? जगदीश मंदिर। आंदोलन कब स्टार्ट हुआ है? 1921 में, हिंदी महीनों में, वैशाख पूर्णिमा। कौन सी जगह से? मातृकुंडिया से। तेजावत जी का जन्म कहां हुआ? कोल्यारी गांव, उदयपुर। ठिकाना कौन सा है? इनका सहयोगी कौन बताया मैंने? गोपाल नहीं, गोकुल जाट। गोपाल कब हो गया गोकुल से? सहयोगी इतना जल्दी कौन चेंज करता है? देखो, गोपाल जाट नहीं है, वो कौन सा है? गोकुल जाट। चले आगे, बन गया ना सबका। चलिए, अब इसके बाद देखो, तेजावत जी फरार हो गए। हाँ, एक्सपर्ट थे ये, बचपन से फरार हो रहे थे। देखो, तेजावत जी जो थे
तेजावत जी जनवरी 1922 में सिरोही आए और पहले ही फील्डिंग बना गए थे तेजावत जी। अगर मेवाड़ छोड़ना पड़ जाए तो कहां जाना है। पहले ही आ गए थे, पहले ही फील्डिंग तैयार कर गए थे। हाँ, नीमड़ा कांड से पहले ही आ गए थे। मैंने क्या कहा, वो पहले ही फील्डिंग तैयार कर रहे थे, गरासियों को भी एकत्रित कर रहे थे, क्योंकि सिरोही और मेवाड़ में ज्यादा अंतर था ही नहीं और गुजरात की सीमा है। तो यहां जनवरी में आए और सिरोही जो था, सही नहीं लिख रहा क्या, सिरोही आए। और उस समय सिरोही का जो प्रशासक था रमाकांत मालवीय था। इन्हें डर डर हो गया कि अब ये यहां भी यही करेगा। रमाकांत मालवीय थे, जिन्होंने सिरोही में सभाओं पर रोक लगा दी। सभाओं को प्रतिबंध कर दिया और सभाओं पर रोक लगा दी गई है। और ये बताते हैं इस व्यक्ति ने क्या किया, रमाकांत मालवीय ने विजय सिंह पथिक को इनविटेशन भेज दिया, आमंत्रित किया। पथिक जी को तेजावत को समझाने आमंत्रित किया कि आप आइए और हिंसा भड़क जाएगी, ऐसा ना हो, और समझाने बुलाया। तो पथिक जी अकेले नहीं आए, उनके साथ कुछ लोग और आए, लेकिन ये मीटिंग जो थी इनकी तेजावत जी से वो सफल नहीं हो पाई। और ये बताते हैं कि पथिक रामचंद्र वैद्य, हरि ब्रह्मचारी, सिरोही आए, लेकिन इनका आना असफल हुआ। लेकिन ये सफल नहीं हुए जिस मकसद से आए थे। भगवानगढ़ नाम की जगह है जहां इन्होंने तेजावत सिंह से मीटिंग तो की, लेकिन सफल नहीं हुए, तेजावत जी को समझाने में असफल हुए। अब यहां एक साफ साफ एक लाइन लिखी हुई है, सिरोही का प्रशासक कौन है, रमाकांत मालवीय है। उसने घोषणा की है सिरोही में क्या नहीं की जाएंगी, सभा पंचायतें नहीं होंगी। लेकिन सिरोही में नियम तोड़ना, आंदोलन क्या होता है, नियम तोड़ना ही तो आंदोलन होता है। यदि आप नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे, आदेश का पालन करेंगे, तो आंदोलन कहां हुआ, वो तो आंदोलन है ही नहीं, सामान्य जीवन हो गया। तो तेजावत जी ने फैसला लिया कि सिरोही के नियम ध्वस्त करने उन्होंने सगाना गांव में 3 फरवरी को बड़ी पंचायत करके इनका यह नियम तोड़ दिया कि आप क्या नहीं करोगे, सभा नहीं करोगे। तो इनके द्वारा तेजावत जी ने सभा करके नियम तोड़ दिया 3 फरवरी 1922 को। सगाना गांव, सगाना गांव सिरोही। और ये ध्यान रखना है, यहां तेजावत जी ने सरकार के खिलाफ जाकर सभा की थी, सरकार के खिलाफ जाकर यहां सभा की थी सगाना गांव सिरोही में। अब अंतिम है और 2 लाइनें आएंगी, 2 या 3, उसके बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा।
सिरोही की सरकार ने, अच्छा मेवाड़ की सरकार ने इनके सिर पर कितने रुपए का इनाम रखा है? 500 रुपए। सिरोही की सरकार ने घोषणा की जो पकड़वाएगा उसके लिए 500 रुपए और जो पकड़ कर देगा उसके लिए 1000 रुपए। अब आप अपने हिसाब से चुनाव कर लें कि कौन सी नाम चाहिए। यानी जो सूचना देगा उसे 500 रुपए मदद करेगा और जो खुद पकड़कर इन्हें हमारे हवाले करेगा उसे 1000 रुपए सिरोही की सरकार का इनाम है तेजावत जी के सिर पर। और वहां मेवाड़ की सरकार ने केवल कितने रुपए का इनाम रखा है? 500 रुपए का। तो सिरोही की सरकार ने इनाम घोषित कर दिया। सिरोही सरकार ने घोषणा की तेजावत जी को पकड़ने में मदद करेगा पकड़ने में मदद करने वाला मदद करने वाले को 500 रुपए और पकड़ने वाले को 1000 रुपए इनाम। ये घोषणा है। अब तेजावत जी के अकॉर्डिंग दो घटनाएं घटित होती हैं सिरोही में। एक घटना को कहते हैं सियावा कांड और एक कांड को कहते हैं बूला और बालूलिया कांड, जिसके बाद तेजावत जी ने गांधी जी के कहने पर हिंसा भड़क गई थी। और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि एक ही आंदोलन में हिंसा भड़क गई थी। तेजावत जी के एक ही आंदोलन में हिंसा भड़क गई थी और हिंसा गांधी जी को पसंद नहीं थी। इसीलिए गांधी जी ने आदेश दिया कि तेजावत तेरा आंदोलन हिंसक हो चुका है और मैं महात्मा गांधी ये मानता हूं कि गांधी मर सकता है, उत्पीड़न सह सकता है, शोषित हो सकता है, कैद रह सकता है, भूखा रह सकता है, लेकिन गांधी कभी भी जनता को हिंसक नहीं होने दे सकता। इसीलिए मेरा असूल टूट रहे हैं और मैं चाहता हूं यदि आप वाकई में मुझसे इतने प्रभावित हैं तो आप सरेंडर कर दें, क्योंकि जनता को हिंसक ना होने दें। इसलिए गांधी जी ने आदेश दिया और इन्होंने सरेंडर कर दिया। 4 जून 1929 को खेड़ ब्रह्म गुजरात में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, जो उदयपुर की जेल में कैद करके रखा गया था। और एक घोषणा की गई यदि आपको रिहा भी कर दिया जाए तो रिहा होने के बाद भी तेजावत उदयपुर की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। तो उदयपुर की सीमा में इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया, जहां उदयपुर में 1963 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब यहां से बात आती है कि मैंने आपसे कहा कि सिरोही की सरकार कह रही है कि इनको जो मदद करेगा पकड़वाने में कितना इनाम है? 500। और जो पकड़ के देगा उसको कितना है? 1000 रुपए। और जब इन्हें सर्च किया जा रहा है तो खबर मिली कि ये सिरोही के गांव में सभा करने जा रहे हैं, जिसका गांव का नाम है सिहावा। और सिहावा गांव में जब पंचायत हुई तो कर्मचारी पहुंचकर इन पर गोलीबारी कर देते हैं। इसे कहते हैं सिहावा कांड। और ये 12 अप्रैल 1922 को सियावा कांड हुआ। ये सिरोही में हुआ है सियावा कांड। यहाँ तेजावत जी के नेतृत्व में आयोजित सभा पर गोलीबारी कर दी। एक तो सियावा कांड याद करना और एक कांड याद करना है, इन्होंने दूसरी पंचायत की थी बूला और बालोलिया गांव में। बूला और बालोलिया कांड, इनकी डेट भी इंपॉर्टेंट है भाई। और बूला बालोलिया कांड हुआ था 6 मई 1922 को। 6 मई 1922 को बूला और बालोलिया कांड हुआ है। और इसमें भी अंधाधुंध गोलियां चलाई गई पुलिस कर्मचारियों पर। तो तेजावत जी के नेतृत्व में आयोजित सभा पर गोलियां चलाई गई। आयोजित सभा पर गोलियां चलाई गई।
ये यहां से पूरा का पूरे मान लीजिए आंदोलन तो दी एंड है, लेकिन तेजावत जी के अंतिम पड़ाव क्या है कि कहां पकड़े गए, कब पकड़े गए, कौन सी जेल में रखा, कब रिहा किया, फिर दोबारा कब गिरफ्तार हुए, ये बस तेजावत जी का पर्सनल मैटर रह जाता है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनके लिए आपको इग्नोर करते हैं कि तेजावत जी के की आंदोलन का केंद्र कौन कौन सी जगह का था। तो ईडर है, ईडर के बाद दाता है, विजयनगर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है और हमारा मेवाड़ है। तो ऐसे करके बताते हैं इनका बहुत बड़ा इलाका है जो इस आंदोलन से प्रभावित रहा है। सिरोही तो है ही भाई, सिरोही में तो आप मान ही रहे हो, सिरोही में तो हो ही रहा है, मेवाड़ में भी हो ही रहा है, गुजरात के भी इलाके हैं, ईडर हो गया, विजयनगर हो गया, पालनपुर हो गया, ये गुजरात का कुछ इलाका है जो इससे प्रभावित हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आया कि गुजरात और राजस्थान की सीमा पर आदिवासियों के लिए मसीहा की तरह काम करने वाला व्यक्ति कौन था? मोतीलाल तेजावत। इसीलिए तो आदिवासियों का क्या कहते हैं, इनको मसीहा कहते हैं और बाबूजी कहते हैं और क्या कहते हैं, अवतारी पुरुष कहते हैं। और भील और गरासिया इनको किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इनको? मेवाड़ का गांधी। और ये बता दें यहां से भाग जाते हैं और 4 जून 1929 को, 4 जून 19 तो नहीं, 1929 को खेड़ ब्रह्म नाम की जगह है गुजरात में, वहां इन्होंने गांधी जी के कहने पर सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और 1936 में इन्हें रिहा कर दिया गया है गांधी जी के कहने पर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में ये फिर से कैद हुए हैं। 1963 में इनकी उदयपुर में हो गई है मृत्यु। बस ये दो, एक लाइन में, 2 लाइन में पूरा का पूरा मैटर क्लोज हो जाएगा। मीणा आंदोलन बहुत छोटे हैं, मीणा आंदोलन का विस्तार नहीं है, इसीलिए अपने को यहां टाइम पूरा लगाना था, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। या तो एक ही से क्वेश्चन आ रहा है आजकल, या भगत से आ रहा है, या फिर आ रहा है बारापाल से। और बारापाल घटना की डेट कौन सी याद करवाई थी मैंने आपको? 25 मार्च 1881। बारापाल घटना में कितने लीडर बताए थे, कितने नेतृत्व करता थे बारापाल में? 3, नीमा, खेमा, जोएता। याद है क्या आपको? नीमा, खेमा, जोएता। बारापाल घटना हुई थी जिसमें महंत था एक ऋषभदेव जी मंदिर का, कौन था? खेमराज भंडारी, जिसने मीडिएटर बनकर पूरा का पूरा आंदोलन समाप्त किया है। समय आ गया तेजावत जी को पकड़वाने का। अब बहुत टाइम तक इन्हें खुला नहीं छोड़ सकते। चले पकड़वा दे क्या? अभी नहीं पकड़ पाए? हाँ, बाहर की हवा लेने दो। गांधी जी ने तो हर चीज का इनाम लिया है। मर कोई रहा है, इनाम तो गांधी जी को ही मिले हैं। आजादी का इनाम भी तो गांधी जी को ही मिला है। लोग तो ऐसे ही मर रहे हैं। चलिए, नोट लगाना है। क्या देखना चाह रहे हैं? दोबारा देखो, मैं दिखाता हूं। दोबारा देखने की कोशिश करो, सर दिखा नहीं, इधर देखने की कोशिश कर रहे हैं। नोट लगाना है 4 जून 1929 को। एक बार और कोशिश करो, शायद दिख जाए। 4 जून 1929 को गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के कहने पर, 4 जून 1929 को गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने खेड़ ब्रह्म स्थान गुजरात में, पीछे रह गए, पहले लिख लिया? अच्छा, ऐसे कोने में लिखा है। 4 जून 1929 को गांधी जी के कहने पर तेजावत ने खेड़ ब्रह्म स्थल गुजरात में आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरे नोट में लिखना, तो कौन सी जगह पे पकड़ा गया है इन्हें? खेड़ ब्रह्म में। दूसरे नोट में लिखना, इन्हें 1936 में रिहा कर दिया। छत्तीस में रिहा कर दिया। इन्हें उदयपुर की जेल में कैद रखा गया था, इन्हें उदयपुर की जेल में कैद रखा गया था।
दूसरे नोट में लिखना। अब कई बार क्या इनको छोड़कर ये वाला उठा लेता है कि गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी इन्हें गिरफ्तार किया गया था, नहीं किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी ये गिरफ्तार हुए हैं। तो दूसरा लिखना, इन्हें पुनः तेजावत जी को तेजावत जी को 1942 में दोबारा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी गिरफ्तार किया गया था। तेजावत जी को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी गिरफ्तार किया गया था। और लास्ट लाइन लिखना, तेजावत की मृत्यु 1963 में उदयपुर में हुई थी। तेजावत की मृत्यु 1963 में उदयपुर में हुई थी। तेजावत की मृत्यु 1963 में उदयपुर में हुई थी। मरवा दिया सबने? ठीक है, यदि सबका मर गया है तो अब देखते हैं आगे। यहां में एक आंदोलन पढ़ रहा है मीणा। मीणा बहुत छोटा है और उनमें जयपुर के मीणाओं का थोड़ा विस्तार है। अब 2-4-5 लाइन है, बाकी और कुछ नहीं है। देखिए, तो अब हम जो पढ़ेंगे मीणा जनजाति आंदोलन। मुझे एक बार लिख के बताओ, मीणा जनजाति के कितने आंदोलन बता रहे मैंने आपको? 2। तो उनमें पहले जयपुर मीणा आंदोलन पढ़ते हैं एक बार। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो जयपुर मीणा आंदोलन है। और जयपुर मीणा आंदोलन इंपॉर्टेंट है, तो जयपुर मीणा आंदोलन का क्या टाइम पीरियड रहेगा? तो जयपुर मीणा आंदोलन चला है 1924 में, और जयपुर मीणा आंदोलन कब तक चला है? 1952 तक। तो ये ध्यान रखना, जयपुर मीणा आंदोलन 1924 से 1952 तक चला है। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि किसी भी आप आंदोलन को उठा लो, आंदोलन का कोई ना कोई रीजन होता है। मीणाओं ने आंदोलन क्यों किया, उसका रीजन क्या है, बात को समझना। पहले ये लोग नौकरी चाकरी किया करते थे, लेकिन अंग्रेजी हस्तक्षेप के कारण, मराठों की लूटपाट के कारण राजाओं की कायरता सिद्ध हो गई, और एक समय ऐसा आया कि ये लोग, इनकी नौकरी चाकरी सब छूट गई और ये बेरोजगार हो गए। तो इसलिए इन्होंने चोरी वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, लूटपाट करके आजीविका चलाने के लिए। तो मेन रीजन क्या है? जब बताते हैं कि इनके आंदोलन का कारण हमें बताना है कि बताइए मीणाओं ने आंदोलन क्यों किया, तो मीणाओं के आंदोलन के 2 कारण है। कि आपसे पूछा जाता है कि मीणा जनजाति के लोगों ने आंदोलन क्यों किया, तो पहला आंदोलन का कारण है इनके द्वारा, पहला आंदोलन का जो कारण है वो माना गया है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। पहला जो आंदोलन है उसका नाम है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ये ध्यान रखना, इनका पहला जो आंदोलन का कारण है वो क्या है? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ये आया था 1924 में। कब आया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट? 1924 में। क्या है ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट? ये, इसके बारे में सबसे मेन बात यह है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया था, इसको लागू किया था भारत सरकार ने। यदि भारत सरकार लागू करेगी तो पूरे देश में लागू होगा भाई ये। तो इसे लागू किया है भारत सरकार ने, तो मतलब ऑल ओवर इंडिया के जो मीणा है उन पर यह काम करेगा। और इसमें घोषणा की गई कि मीणा जनजाति एक अपराधी जाति है, अपराध करने वाली जाति है। यानी ये मान लीजिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जब ऐसी सिचुएशन आई, इनकी आजीविका संकट में आती है, तो ये चोरी लूटपाट करने लग गए। और चोरी लूटपाट करने लगे तो भारत सरकार की नजरों में सबसे ज्यादा चोरी और लूटपाट करने वाली जाति मीणाओं को मानने लगे। तो इन्होंने एक एक्ट पारित किया है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 में। और इस एक्ट में यह घोषणा की गई है कि भारत में अपराध करने वाली जाति कौन सी है? मीणा। किसी की भैंस खुल जाए तो कौन ले गए? मीणा। किसी के चप्पल जूते खो जाए तो कौन ले गए? मीणा। तो पहले क्या है कि इनके खिलाफ माहौल क्रिएट किया गया, और ऐसी कंडीशन बनी कि बताते हैं अपराध करने वाली जाति घोषित कर दी है। लेकिन ये लोग, ऐसा नहीं था कि अपराध करते, लेकिन सरकार ने थ्योरी बना दी इनके लिए, और अब इनका एक मकसद बन गया इस क्षेत्र से छूटने का। अब मान लो मीणाओं का छोटा बच्चा है, तो लोग तो उसे, अन्य कास्ट के लोग तो उसी नजर से देखेंगे कि भाई ये तो बड़ा होकर अपराध करेगा। तो इसीलिए लोगों ने अपनी जाति के सुधार के लिए लड़ाइयां लड़ी है, आंदोलन किया है, इसलिए इस एक्ट को मानते हैं आंदोलन का कारण। तो इसमें घोषणा क्या की गई है? मीणा को आपराधिक जाति घोषित किया गया था। मीणाओं को आपराधिक जाति घोषित किया गया। इन लोगों ने पूरी की पूरी सत्ता हिलाकर रख दी थी, तब जाके सरकार मानी थी। मीणाओं को आपराधिक जाति घोषित किया।
एक तो ये आता है। तो मुझे बताओ, कोई भी कास्ट होती तो इस एक्ट के खिलाफ उन्हें आंदोलन करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? कौन चाहेगा कि भाई हमारे लोगों को आप अपराध करने वाली श्रेणी में रखें? तो ये इसलिए इस आंदोलन किया। इस कानून से मोटिवेट होकर जयपुर सरकार ने कानून लागू किया, जराइम पेशा कानून। और एक जयपुर सरकार द्वारा लागू किया गया कानून था जराइम पेशा कानून, और जराइम पेशा कानून आया था 1930 में। इसको लागू किया है जयपुर की सरकार ने। और जयपुर की सरकार ने लागू किया तो क्या प्रावधान किया? तो जयपुर की सरकार ने इसमें लागू किया प्रावधान। तो जराइम पेशा कानून लागू किया भाई जयपुर सरकार ने। जयपुर सरकार ने, एक बात आप समझना, यदि ये कंडीशन आती है जराइम पेशा कानून की, तो इसमें जयपुर सरकार ने प्रावधान किया था कि प्रत्येक मीणा को, जो 25 साल का हो चुका है, प्रत्येक मीणा को पर डे सुबह जगने के बाद बाकी काम बाद में करने, पहले नजदीकी थाने में जाना है और साइन करके आना है, डेली अटेंडेंस देकर आनी है। यानी जगते ही आपको सीधे कहां जाना है? थाने। बाकी काम बाद में होंगे, थाने में पहले साइन करके आओ। यदि कोई अपराधी, यदि कहीं कोई अपराध हो जाता है और रिपोर्ट पहुंचती है थाने में, तो सबसे पहले थाने वाले उस लिस्ट को चेक करते थे, साइन किसके नहीं है। जिसके नहीं उसी को उठा लाओ। बेशक बेचारा कोई बीमार पड़ा है हॉस्पिटल में, लेकिन एक बार तो उठा के लाएंगे ना कि साइन क्यों नहीं है। तो इसलिए बताते हैं कि इस एक्ट के खिलाफ भी आंदोलन हुआ है। इसमें घोषणा की गई है प्रतिदिन 25 वर्ष की आयु रखने वाले प्रत्येक मीणा को प्रतिदिन नजदीकी थाने में हस्ताक्षर करना होगा। नजदीकी थाने में हस्ताक्षर करने होंगे। ये प्रावधान है। और ये प्रावधान के कारण, अब मुझे बताओ, मीणाओं के पास जेन्युइन रीजन है क्या आंदोलन के लिए? ये रीजन हो सकते हैं आंदोलन के लिए काफी है। वो अपनी कास्ट के लिए लड़ेंगे, और लड़ने के लिए उन्होंने प्लान बना लिया। और ये बताया जाता है कि इस आंदोलन को प्रभावी करने के लिए इन्होंने एक संस्था का गठन किया, और आंदोलन के लिए मीणाओं ने एक संस्था गठित की। आंदोलन के लिए मीणाओं ने एक संस्था गठित की। मीणाओं ने संस्था गठित की। चलो मुझे एक बात बताएंगे सारे लोग, जाट क्षेत्रीय सभा का गठन कब किया गया था? 1931 में शेखावाटी आंदोलन में हमने पढ़ा था। और यहां आपको ध्यान रखना है, मीणा क्षेत्रीय सभा यहां बनाई गई थी, मीणा क्षेत्रीय सभा। और मीणा क्षेत्रीय सभा बनाई गई थी 1933 में। तो मीणाओं को एकत्रित करने के लिए एक संगठन बनाया गया है, मीणा क्षेत्रीय सभा 1933 में। इस बात को ध्यान रखना, मीणाओं को आंदोलन करना है, इसके लिए उन्होंने एक संस्था गठित की है, मीणा क्षेत्रीय सभा 1933 में। जाट क्षेत्रीय सभा कब बनी? 1931 में। और मीणा क्षेत्रीय सभा कब बनी? 1933 में। मकसद क्या हो सकता है सभाओं का? आपको पता, देशराज चौधरी आया था शेखावाटी में। क्यों आया? वो आंदोलन करने के लिए, संगठित करने के लिए तो आया था ना। उसी ने तो शेखावाटी में आकर जाट क्षेत्रीय सभा बनाई थी 1931 में। सेम यहां मीणाओं ने इकट्ठे होकर क्षेत्रीय सभा बनाई है 1933 में। तो जाट क्षेत्रीय सभा 1931 में और मीणा क्षेत्रीय सभा 1933 में, दोनों का गठन हुआ है। लेकिन मुझे बताओ, ये मुद्दा जो है ये पूरे भारत का है। ये मुद्दा तो पूरे भारत का है ना। और ये मुद्दा प्रॉपर कहां का है? ये जयपुर का। तो भारत के सारे मीणा किस एक्ट के खिलाफ खड़े होंगे? इस एक्ट के खिलाफ। और जयपुर के मीणा किस एक्ट के खिलाफ इकट्ठे होंगे? इसके खिलाफ। पूरे भारत में मीणाओं का एक संगठन काम करता था, अखिल भारतीय मीणा सभा। और अखिल भारतीय मीणा सभा ने इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के खिलाफ दिल्ली में महापंचायत की। उस महापंचायत का मकसद था सरकार के इस कानून को खत्म करवाना। और इसीलिए बताते हैं 1942 की ये दिल्ली की मीटिंग पूछी जाती है कि मीणाओं की दिल्ली में सभा कब हुई थी? 1942 में, जिसमें जयपुर के मीणा बड़ी संख्या में भाग लेने गए थे। और वहां इन्होंने अपनी मांग रखी कि साहब हमें भी
न्याय दिलाइए। और उस सभा का आयोजन और स्थान आपको याद करना होता है, और जयपुर के कौन कौन से मीणा थे जो उसमें भाग लेने गए। अब मैं आपको 4 लाइनें लिखाऊंगा। 1942, 1944, 1945 और 1946 आंदोलन खत्म। आजकल ये 42 और 45 ये दो ही आ रहे हैं कि 42 में मीणाओं ने मीटिंग कहां की, 44 में कहां की, 45 में कहां की और 46 में कहां की। 46 में ये एक्ट माफ कर दिया जाता है और 52 में ये एक्ट खत्म कर दिया जाता है। तो इसके बाद ये दोनों के दोनों एक्ट क्या हो जाते हैं, खत्म। छोटे आंदोलन है, लेकिन अब पहली मीटिंग कहां होती है तो आपको जगह याद करनी है। 1942 में, 1942 में मीणा, अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय सभा, ऑल ओवर मीणा जो थे उन्होंने मीटिंग की है। अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय सभा, अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय सभा का, अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय सभा का आयोजन दिल्ली में किया। यह जगह पूछी जाती है, दिल्ली में हुआ था। अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय सभा का आयोजन दिल्ली में किया गया। तो जयपुर के कौन कौन से मीणा थे जो इसमें भाग लेने गए? इसमें जयपुर से भाग लेने गए और वे मीणा जो इसमें भाग लेने गए उनमें एक तो है बृद्धि चंद मीणा, एक तो है बृद्धि चंद मीणा और एक है सूथालाल मीणा। तो सूथा जी भी गए थे यहां। तो सूथा जी और बृद्धि चंद जी इसमें गए। तो कितने मीणा भाग लेने गए जयपुर से? 2। एक बृद्धि चंद मीणा और कौन सा है? सूथालाल मीणा। 4 लाइन मैंने कहा है कि 4 ही लाइन याद करनी है लास्ट की, उसके अलावा कुछ याद नहीं करना मीणाओं में। बन गया। तो 1942 में मीणा क्षेत्रीय सभा का आयोजन कहां किया गया भाई? दिल्ली में। जयपुर के कितने मीणा भाग लेने गए? 2। पहला कौन है? बृद्धि मीणा और दूसरा कौन है? सूथालाल मीणा। कहां से गए भाग लेने? क्यों गए भाग लेने? क्योंकि वहां जाके इसके बारे में बता सके कौन सा कानून है और ये कौन सी सरकार का है। अब मैंने बताया 1942, 44, 45, 46, बस 4 लाइनें याद करनी है। 1944 में मीटिंग कहां हुई? फिर इन्होंने एक मीटिंग 1944 में की है। सबसे ज्यादा ये 1944 वाली आई है, लेकिन अब दिल्ली वाली मीटिंग आती है कि दिल्ली में कब हुई थी। तो ध्यान रखना 1944 में मीणा सभा, इस दौरान मीणा क्षेत्रीय सभा का आयोजन नीम का थाना में हुआ। हाँ बिल्कुल, मीणा क्षेत्रीय सभा का आयोजन नीम का थाना में हुआ। पर नीम का थाना कहां है? सीकर में। नीम का थाना सीकर में हुआ है इनका आयोजन।
और इसमें सबसे मेन बात है कि ये जो सभा है, इस सभा के बारे में कहते हैं इसकी अध्यक्षता मीणाओं के धर्मगुरु ने, इनकी अध्यक्षता की है। मीणाओं के धर्मगुरु थे मुनि मगन सागर। ये मीणाओं के धर्मगुरु माने गए हैं मुनि मगन सागर, उनके द्वारा इनका आयोजन किया गया। मुनि मगन सागर, और मुनि मगन सागर ने किताब लिखी है मीन पुराण, उसको यहां प्रकाशित किया था, संबोधित किया था, जिनमें मीणाओं की ऐतिहासिकता वर्णित थी। और ये धर्मगुरु थे मीणाओं के, इन्हें कहते हैं मीणाओं के धर्मगुरु। और मुनि मगन सागर ने सभा में मीणाओं का एक ग्रंथ प्रकाशित किया। इस दौरान मुनि मगन सागर ने अपना ग्रंथ प्रकाशित किया। सभा के समक्ष इसका नाम था मीन पुराण। और जो मीन पुराण है, इस मीन पुराण में आप एक बात ध्यान रखना, इस मीन पुराण में मीणाओं की ऐतिहासिकता प्रदर्शित है। इसमें मीणाओं की ऐतिहासिकता प्रदर्शित की गई। ऐतिहासिकता प्रदर्शित की गई। ये आपको ध्यान रखना, मीणाओं की ऐतिहासिकता प्रदर्शित की गई थी। 1945 में मीणाओं की जो मीटिंग हुई है वो श्री माधोपुर में हुई है। इस दौरान मीणाओं की सभा श्री माधोपुर में हुई है। श्री माधोपुर कहां है बताओ? सीकर में। और इस दौरान इन्होंने बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी थी, कि बड़ी पंचायत की घोषणा की। और सबसे लास्ट में है 28 अक्टूबर 1946 को बागावास समझौता। बस ये आंदोलन खत्म हो गया। बागावास गांव है, सांबर तहसील में पड़ता है, मीणाओं का बहुत बड़ा गांव है। वहां आसपास के सभी मीणाओं ने इकट्ठे होकर, लगभग बताते हैं कि यहाँ लगभग 15,000 मीणा इकट्ठे हुए थे 28 अक्टूबर 1946 को। और सबने घोषणा कर दी, यदि सरकार हमारी, जयपुर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन इस समझौते में बताया जाता है कि सरकार 1946 में, जयपुर सरकार ने तुरंत नोटिफिकेशन जारी करके इनका जराइम पेशा कानून माफ कर दिया, खत्म कर दिया। ये सांबर तहसील के गांव का नाम है बागावास गांव। बागावास गांव में मीणाओं की पंचायत हुई। ये लो साहब, इससे केवल आपको यह ध्यान रखना है संबंधित व्यक्ति कि बताइए मीणा आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे। मीणा आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनका नाम आपको देखने को मिलेगा। छोटू राम, महादेव राम, जवाहर राम, सूथालाल, बिरदी चंद, सूथालाल, बिरदी चंद, बंसीधर,
ये लोग हैं जिनका आपका संबंध आपसे पूछा जाएगा। इनमें से कोई भी व्यक्ति दिखे तो ये मान लो मीणा आंदोलन से संबंधित है, इनका पार्टिसिपेट इनमें रहा है, इन्वॉल्वमेंट रहा है। एक ध्यान रखना, जराइम पेशा कानून सरकार ने 1946 में ऑफ किया है और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भारत सरकार ने 1952 में ऑफ किया है। तो मतलब पूरी तरह से आंदोलन खत्म कब किया है? 1952 में। एक जहाजपुर वाला दे रखा होगा, छोटा सा है, उसमें कभी पेपर में तो नहीं आता लेकिन कॉपी में तो फिर भी आता है वो। और तो मैं इतनी मोटी कॉपी लेकर आया तो भरवानी भी तो पड़ेगी। हाँ क्या बात है। हाँ, संडे कई तो उदास हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ की प्लानिंग करके बैठे थे तो। लेकिन तुमने दुनिया देख ली, तुम घर से निकले ही पढ़ने के लिए हो। हाँ हाँ बिल्कुल। 15 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा, 15 मिनट और बैठना पड़ेगा। चलिए, बन गया क्या? क्यों नहीं बन पा रहा है? हाँ, 2-3 लाइन और लिखनी है बस, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। फिर पेपर है या क्या है? टेस्ट है? तो टेस्ट के लिए उतावले हो रहे हैं अंदर से, भावनाएं आ रही है ना। नोट लगाओ। हम्म। हाँ, नोट में लिखना। अरे नोट में लिखना। हाँ नोट में लिखना। 1946 में। लिख लेंगे ना 46 तो। 1946 में जराइम पेशा कानून, 1946 में, ये रहा 46, ये रहा, देखिए लिख लो ना। 1946 में जराइम पेशा कानून और 1952 में, 52 देखो ये रहा, 1952 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, 1946 में जराइम पेशा कानून, 1952 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट समाप्त कर दिए गए, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट समाप्त कर दिए गए। बस इतना ही लिखना है आपको। फिर आता है जाजपुर मीणा विद्रोह, छोटा सा है, 2-3 लाइनें लिखनी है। आप लोग को लिखने के बाद ऐसा फील हो गया क्यों ही लिखा दिया ये, देखो। देखिए, जाजपुर मीणा विद्रोह है और जाजपुर मीणा विद्रोह की टाइमिंग है 1851 से लेकर 1860 तक। जाजपुर कहां है आपको पता है क्या? भीलवाड़ा में। तो मतलब ये मेवाड़ में मीणाओं का विद्रोह है। जाजपुर मतलब भीलवाड़ा, और जाजपुर भीलवाड़ा मतलब मेवाड़ का, मेवाड़ का क्षेत्र था। तो मतलब आपसे पूछा जाए मेवाड़ में भी मीणाओं ने आंदोलन किया था क्या? बिल्कुल किया था। कहां किया था? जहाजपुर में। कहां किया था? जहाजपुर में। यहां मीणाओं का आंदोलन था। सरकार ने नई बंदोबस्ती प्रथा लागू की और नई व्यवस्था के अकॉर्डिंग इतने टैक्स बढ़ा दिए कि जहाजपुर की मीणाओं ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह भी किस टाइप से किया? इन्होंने काम धंधा छोड़ दिया, चोरी लूटपाट डकैती स्टार्ट कर दी। सरकार इतनी परेशान हो गई थी, सरकार ने इनका दमन करने के लिए इस एरिया में अपना सेनापति भेजा। और जब सेनापति ने यहां आक्रमण किया तो बताते हैं सेनापति खुद ही जान बचाकर वहां से भाग गया।
अजीत सिंह और उसके 57 सैनिक मर गए। इसके बाद इन्होंने बहुत बड़ी फौज मेवाड़ की, हाड़ौती की और अंग्रेजों की 3 सेनाएं इनका दमन करने आई। 1955 में मीणाओं ने सरेंडर कर दिया, लेकिन ये 1958 में 60 में फिर भड़क गए और इस बार इनके विद्रोह के दमन के लिए चंदन सिंह नाम का एक व्यक्ति भेजा। उससे कहा गया कि तू जा, जितनी बंदूक गोली सैनिक चाहिए ले जा, लेकिन आज के बाद हम इस विद्रोह का नाम नहीं सुनना चाहते। चंदन सिंह पुणे गया 1860 में। उसने 6 मीणाओं को तोप से उड़ा दिया और तोप कोई चला रहा है, उड़ कोई रहा है, लोड तुझ पे आ रहा है। तो तोप पे उड़ा, तोप से उड़ने में भी कोई मजा है? व्यक्ति के भी शौक होते हैं, किसी का कोई शौक होता है, किसी का कोई शौक। तेरा बड़ा गंदा शौक है। देखो, चलिए। हाँ? लड़ाई नहीं है तो उड़ना है, ये तो तोप पे बैठना है। बहुत बुरा शौक है तेरा तोप पे बैठने का। तो देखिए, तो यहां अगर हम बात करेंगे लास्ट टाइम पर, मामला खराब कर रहा है। देखो, वो तो क्या, टाइम का अभाव है। मेरे पास खूब सारी बातें, लेकिन टाइम का अभाव है, इसलिए मैं दबा लेता हूं कई बातों को। तो अभी क्या दूसरा ही टॉपिक तो चल रहा है, देखो। चलिए, आप प्रैक्टिकल करवा दो। महिलाओं की आवाज में बोल रहा है, प्रैक्टिकल करवा दो। आंदोलन का कारण दोनों ही है, दोनों के गंदे शौक है। मतलब एक तो सारा ही काम प्रैक्टिकली करता है। देखो, या नई व्यवस्था लागू करके करों में अचानक कर दी गई है वृद्धि। सपने में भी तोप की मत सोचना हो तो। हाँ, नींद नहीं आती है। नींद में तो तोपें दिखती हैं, तो कहां से आए? एक ही काम हो सकता है। देखो, आंदोलन का कारण है, हाँ, नई व्यवस्था, नई व्यवस्था के कारण कर वृद्धि। और यहां बताते हैं, नई व्यवस्था के कारण, नई व्यवस्था लागू की गई थी जिसमें अचानक करों में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो स्टार्टिंग में एक पॉइंट आता है, अभी तो है 10 मिनट, बस 5 मिनट। नहीं, 5 मिनट ही है तो खत्म ही हो गया। देखो, बस बहुत हो गया, रुको ना, थोड़ा थोड़ा सा रुक जा। मीणाओं ने चोरी, लूटपाट प्रारंभ कर दिया। हाँ, क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। मीणाओं ने चोरी लूटपाट प्रारंभ कर दी। तो सरकार द्वारा पहले भेजा गया था अजीत सिंह को, जो बताते हैं इनसे पराजित हो जाता। उसके नेतृत्व में 57 सैनिक मीणाओं द्वारा मार दिए गए और वो भाग गया। तो ये क्या कहा जाता है कि सरकार द्वारा इनके दमन के लिए भेजा अजीत सिंह को, लेकिन अजीत सिंह इनके सामने सफल नहीं हो पाया। ये मीणाओं से पराजित होकर भाग गया, ये पराजित हुआ। और ये मानते हैं कि चंदन सिंह को 1860 में भेजा गया। पहले एक बार इनका दमन करवा दिया गया है। तो ये बताते हैं कि मीणाओं के दमन के लिए 3 सेनाएं भेजी। मीणाओं के दमन के लिए 3 सेनाएं भेजी। इनमें एक तो थी एजीजी की सेना, मतलब एजीजी हो गया अंग्रेजों की सेना, एक मेवाड़ी सेना और एक थी हाड़ौती सेना। और मीणाओं ने सरेंडर कर दिया 1855 में। मीणा आत्मसमर्पण कर देते हैं। ये कैसी आवाज है?
और ये बता दें, इन्होंने पुनः आंदोलन कर दिया तो पुनः 1860 में इनका दमन करने भेजा। 1860 में दमन करने भेजा, और इनको दमन करने भेजा था चंदन सिंह को। और चंदन सिंह ने क्या किया है, 6 मीणाओं को तोप से उड़ाकर इस मैटर को क्लोज किया है। तो कंप्लीटली इस आंदोलन का दमन चंदन सिंह द्वारा किया गया। बस हो गया, 1 मिनट। एक नोट लिखानी है, बस काम की बात लिखानी है। सबको जाना पड़ेगा। नोट में लिखो, नहीं लिखने दोगे ना नोट में? चले आगे, एक नोट लगाओ, एक लाइन। नहीं करोगे डरा रहा है। समझ गो मैं भाषा से भरतपुर को है। नोट लगाओ और नोट में लिखना, चंदन सिंह ने वो किया। चंदन सिंह ने 6 मीणाओं को, चंदन सिंह ने 6 मीणाओं को तोप से उड़ा दिया। 6 मीणाओं को तोप से उड़ा दिया। बस, बाकी कब पढ़ेंगे, ये पूरा आंदोलन हो गया। कल बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कि कल ही देख लें, कोई सा भी बता देना आप। क्रांति पढ़ा दें, कोई सा भी बता देना कल। ठीक है, ठीक। हाँ, क्रांति पढ़ा देंगे। हाँ।